ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबी है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल हो, अगरचा थोड़ा हो। ठीक है, तो ये हदीस इस्तकामत की तरफ रहनुमाई करती है। जो भी अमल करें मुस्तकिल करें, चाहे कम ही हो। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन formal verification, which is basically sub area of formal methods. So let's see what all we are going to see here. First of all, once we talk about verifications, then there are two terms which are commonly used. One is validation and other one is verification. So first of all, we will see that what is the difference between validation and verification. ये आपने QA में भी SQA में भी पढ़ा होगा। क्या डिफरेंस होता है? लेट्स हैव अ लिटिल डिस्कशन, फिर आगे चलते हैं। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फर्क होता है? उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप स्टेप्स बनाए या स्मॉलर स्टेप्स बनाए, उनको टेस्ट केसेस इस तरह की आप चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी आपने ऐड कर दी। सही, जब यूजर इन्वॉल्व हो जाता है तो वेरिफिकेशन। बिल्कुल सही है। तो जब यूजर इन्वॉल्व हो जाता है वो फिर वैलिडेशन बन जाती है। अगर आप अपने एंड पे जब मुख्तलिफ मैकेनिज्म से इन्वॉल्व होते हैं आपके, तो दैट फॉल्स अंडर वेरिफिकेशन। एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यूज होती है वैलिडेशन वर्सेस वेरिफिकेशन में। फॉर वैलिडेशन वी से दैट validation means you system validation ensures that you build the right thing and confirms that product as provided fulfills the intended use and goals of the stakeholder. तो you build the right thing कि जो चीज़ बना रहे हैं वो आप ठीक ही चीज़ पकड़ी है जो बनाना चाह रहे हैं, आपकी ओवरऑल जो इंटेंशन है वो ठीक है। जबकि जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट यू बिल्ड इट राइट, यानी जो भी चीज़ बनानी है उसको ठीक तरीके से बना रहे हैं, ठीक तरीके से बना रहे हैं। उसके आप इंटरनली जो प्रोसेसेस हैं उनको देखते हैं और बाकी चीज़ें उसकी जो भी टेस्टिंग वगैरह आ जाएगी जो आप अपने हैंड पे कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी आ जाएंगे इसके अंदर, इंटीग्रेशन टेस्ट, इस किस्म की चीज़ें। सो इट कंफर्म्स दैट प्रोडक्ट एज प्रोवाइडेड फुलफिल्स द प्लान्स ऑफ द डेवलपर। तो इसमें डेवलपर का जिक्र है, इसके अंदर स्टेक होल्डर का जिक्र है। तो ये एक बुनियादी सा डिफरेंस है बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तो हमारा जो फोकस है आज के लेक्चर का, इट इज ऑन वेरिफिकेशन। पहली तो बात ये है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस: सिस्टम वेरिफिकेशन, मॉडल चेकिंग, time data for time automata for real time systems, time automata by example, then there is a tool Upal, उसको हम देखेंगे। then we are going to see how various verification properties are tested in Upal, and लास्ट में हम देखेंगे कि अगर कोई उपाल में हमने सिस्टम बनाया है और उसने वेरीफाई कर लिया उसको, तो देन हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एग्जांपल जावा की हम डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल समराइज दैट लेक्चर। सो सिस्टम वेरिफिकेशन, तो फॉर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स impact of bugs can be so huge as to force us with no option to accept to fix these perfectly. Primarily focus है safety critical system पे। safety critical system में हम
नहीं अफोर्ड कर सकते कि कोई भी किस्म का बग हो, किसी भी किस्म का बग हो। फॉर एग्जांपल ये कोविड आया था तो सिस्टम बनाने शुरू किए थे। कौन से सिस्टम बनाने शुरू किए थे भाई? हर ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाने शुरू किए हुए थे। कौन से थे? जो वेंटिलेटर्स, ठीक है। कुछ ऐसे हर एक ने दावा किया जी हमने भी बना लिया, हमने भी बना लिया। वेंटिलेटर इज वन ऑफ दी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल आपने कंट्रोल करना होता है और उसमें किसी किस्म का बग जो है इट इज नॉट अफोर्डेबल। इसी तरह मोस्टली मेडिकल सिस्टम्स हैं, दोज फॉल अंडर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। तो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि दोस्त उसमें किसी भी किस्म का बग ना हो। और ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर, जब हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी किसी भी सॉफ्टवेयर की एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करना इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इस सॉफ्टवेयर की नहीं कर सकते। लेकिन है कि सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर आपने उसकी अगर आपने एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करनी और इंश्योर करने के कोई भी बग ना हो, फिर आप क्या करेंगे? तो हेयर फॉल्स देन द एरिया ऑफ फॉर्मल मेथड्स, और उसमें फिर एरिया आता है वेरिफिकेशन के अंदर, फिर फॉर्मल वेरिफिकेशन का एरिया आता है विच इज बेसिकली अ वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो वो मैथ की बेस पे वेरिफिकेशन होती है। तो दिस टेबल गिव सम idea of cost to fix a bug introduced in requirement phase। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जी रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर हमारा कोई बग आया था और कोई हमने बग पकड़ा था, तो अगर हम उसको 1 कंसीडर कर लें तो आर्किटेक्चर डेवलप करने के दौरान अगर बग को फिक्स करेंगे हम तो उसकी कॉस्ट हमारी 3 टाइम ज़्यादा होगी देन फिक्सिंग बग्स ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट फेजेस। इसी तरह अगर डिज़ाइन फेज में पहुंच गया आप, उस वक्त आपकी बग फिक्सिंग की कॉस्ट 5 to 10 टाइम्स हो जाएगी। और अगर आप और आगे चले गए, सिस्टम टेस्ट लेवल पे पहुंच गए, जब सारी इंप्लीमेंटेशन की और सिस्टम इंटीग्रेशन लेवल पे आ गए आप, उस वक्त आपकी जो कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग दैट बग विल गो टू 10 टाइम्स। और अगर आपने कस्टमर को दे दिया, डिप्लॉय कर दिया, उस वक्त कस्टमर ने आपको बताया कि जी ये मसला आ रहा है, तो देन इट कॉस्ट may go from 10 to 100 times. So this is a motivation that system verification in early development stages, especially design stage, is important to reduce the development cost and time. तो बेसिकली आज हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर जब हम रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन फेज पे आते हैं, तो डिज़ाइन फेज में अगर हम बग्स आइडेंटिफाई कर लें और सिस्टम को थॉरोली चेक कर लें, तो हमारी कॉस्ट जो है वो काफ़ी नीचे आ सकती है। जितना अर्ली आप बग फिक्सिंग होगी उतना हमारी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम होगी। तो ये एक बुनियादी मोटिवेशन है। इसमें सिस्टम लेवल में वेरिफिकेशन, वो भी स्पेशली अगर हम वो वेरिफिकेशन डिज़ाइन स्टेज पे करते हैं। Okay, once we talk about systems design verification, we can categorize these verifications under 2 categories. One category is formal verification and other one is called dynamic verification. यानी कि वेरिफिकेशन, जब डिज़ाइन वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं तो एक एरिया होगा फॉर्मल वेरिफिकेशन का है और दूसरा एरिया है डायनेमिक वेरिफिकेशन का। जहाँ तक फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात है, इट डील्स विद द मैथमेटिकल वेरिफिकेशन थ्रू फॉर्मल मेथड्स। और जो डायनेमिक वेरिफिकेशन है, इसकी अगर आप देखेंगे तो इट एनालाइज सिस्टम बिहेवियर बाय एग्जीक्यूटिंग और सिमुलेटिंग इट अंडर वेरियस कंडीशंस एंड इनपुट्स। तो डायनेमिक वेरिफिकेशन में आप कोई सिमुलेशन करेंगे या इम्यूलेटर्स में काम करेंगे और आप देखेंगे कुछ सेट ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट देकर या स्पेसिफाइड तरीके से देखेंगे बिहेवियर अगर सॉफ्टवेयर का क्या है।
तो ये दो मेजर कैटेगरी बनती है वेरिफिकेशन के अंदर, फॉर्मल वेरिफिकेशन एंड डायनेमिक वेरिफिकेशन। अगर हम फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात करें तो उसकी एग्जांपल्स जो हैं, वन ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मॉडल चेकिंग। फॉर एग्जांपल यूजिंग टाइम डाटा मेटा इन उपाल। उपाल इज वन ऑफ द टूल, और इससे और भी कई टूल्स हैं जो कि मॉडल चेकिंग की डोमेन को टच कर रहे होते हैं। उसके बाद एक जो दूसरा सब एरिया है फॉर्मल वेरिफिकेशन का, दैट इज थ्योरम प्रूविंग। ये प्योर मैथमेटिकल एरिया है, और थ्योरम प्रूविंग में भी कुछ टूल्स, फेमस टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इजाबेले एंड कोग। ये दो फेमस टूल्स हैं विच आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ थ्योरम प्रूविंग। और इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन एक थर्ड एरिया है जो दैट अगेन फॉल्स अंडर द फॉर्मल वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर हम डायनेमिक वेरिफिकेशन की बात करें तो डायनेमिक वेरिफिकेशन की जो एग्जांपल्स हैं, वन ऑफ द एग्जांपल इज सिमुलेशन एट वेरियस लेवल्स। फॉर एग्जांपल आपने FPGA वगैरह देखा होगा। FPGA लेवल पे आप जब एम्बेडेड सिस्टम में काम करते हैं तो सिस्टम्स लेवल और रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, गेट लेवल, दीज आर डिफरेंट लेवल्स। हाईएस्ट लेवल सिस्टम लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल रजिस्टर ट्रांसफर लेवल होता है, और गेट लेवल। आप ये डिफरेंट सिमुलेशंस वगैरह करके डिफरेंट लेवल्स पे आप देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक है कि नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द एरिया ऑफ डायनेमिक वेरिफिकेशन। इसके बाद इमुलेशन इन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल FPGA, इनकी इमुलेशंस जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द एरिया। देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये भी आपके दोज फॉल अंडर डायनेमिक वेरिफिकेशन। ठीक है, इसका सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन, इट इज अनदर एरिया, और इसमें भी कुछ फेमस टूल्स हैं लाइक KLEES2E, मेंटिकोर। ये भी कुछ एरियाज हैं जो कि सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन, और भी बहुत सारे एरियाज हैं, मैं सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स डाली हैं। मैं चाह रहा हूँ आपको एक ब्रॉडर एक ओवरव्यू दे दूँ इस एरिया का। ये फुल फ्लैज एक एरिया है पूरा फॉर्मल मेथड्स का, जिसके अंदर बड़ा काम भी हो रहा है और बड़ी रिसर्च भी हो रही है। तो हमारा जो प्राइमरीली इस पूरे लैंडस्केप में जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन फॉर्मल मेथड्स, उसके अंदर मॉडल चेकिंग। और मॉडल चेकिंग में हम बहुत सारे टूल्स हैं, बट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन वन ऑफ द टूल दैट इज उपाल। ठीक है जी, तो ये हो गया। आगे अब चलते हैं। जनरली फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स सिस्टम्स कम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस इज रिकमेंडेड। यानी कि हम ये करते हैं कि अगर बहुत बड़े सिस्टम्स हैं तो हम कुछ पार्ट को जो ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसमें बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, तो आप फॉर्मल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और कुछ पार्ट्स उसको हम उसमें डायनेमिक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, कुछ मैंने ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी डाली है इसमें, फॉर्मल वेरिफिकेशन वर्सेस डायनेमिक वेरिफिकेशन। इसमें कॉन्सेप्ट होता है स्टेट स्पेस एक्सप्लोजन। कोई आइडिया क्या टर्म है ये? कहीं गुजरी हो नजर से ये टर्मिनोलॉजी, स्टेट स्पेस एक्सप्लोजन? ये स्टेट स्पेस का बेसिकली जैसे स्टेट मशीन्स की बात करते हैं हम, तो जनरली हम एम्बेडेड सिस्टम की भी जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें स्टेट मशीन्स कॉमनली यूज होती हैं। तो होता है कि वेरिफिकेशन में हमने डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कम्बिनेशंस बना के देखने होते हैं कि कौन सा किसी एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन पे कोई हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इसलिए जब बहुत सारी कम्बिनेशन बनाते हैं तो स्टेट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। जितनी ज़्यादा स्टेट्स बनेंगे इसका मतलब है आपका टूल, आपकी रैम भी, रिसोर्सेज भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, स्लो हो जाएगा, हो सकता है हैंग हो जाए कहीं बीच में। तो जनरली ये होता है कि जब आप ये
इस तरह के डिफरेंट और स्टेट मशीन्स के जो मैथमेटिकल नाम है जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में हम यूज करते हैं, दैट इज ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटा इज थ्योरेटिकल। अगर हम कहते हैं फाइनाइट, जैसे जो यूएमएल स्टेट मशीन होती है वो प्राइमरीली इंप्लीमेंट कर रही होती है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जो कि मैथमेटिकल मॉडल है उसको इंप्लीमेंट करती है। उसकी इंप्लीमेंटेशन को हम मॉडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीन्स। तो होता है कि उसमें डिफरेंट, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स वगैरह जनरेट हो रही होती हैं और आपस में उनके कॉम्बिनेशन चेक कर रहा होता है जो टूल होता है। तो अगर बहुत बड़ा सा कोई मॉडल बनाया हुआ है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिर स्टेट्स जनरेट हो जाएंगी, तो हो सकता है कि वो उसको चेक करना फॉर्मली इम्प्रैक्टिकल हो जाए विद द हेल्प ऑफ अ टूल। तो एक बहुत बड़ा एरिया ये भी है कि जब आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हाउ कैन यू रिड्यूस द स्टेट स्पेस, कैसे नंबर ऑफ स्टेट्स को कम करके भी आप जो है वो थॉरो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे जिसमें वो डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कि जी ये फलां फलां टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, उसकी ये बेसिक है। तो एक ये थोड़ा सा आइडिया। तो इसमें जो फॉर्मल वेरिफिकेशन होती है उसमें ज़्यादा इशू होता है स्टेट स्पेस एक्सप्लोजन का, क्योंकि उसमें वो बहुत सी स्टेट्स क्रिएट करता है, क्योंकि उसने थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करनी होती है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब है कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आपने चेक करना है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। तो वो मैथमेटिकली सिर्फ हो सकती है, वैसे टेस्टिंग के जरिए नहीं वो वाला काम कर सकते आप। अच्छा जी, उसके बाद जबकि डायनेमिक वेरिफिकेशन में स्टेट स्पेस की कोई कंसर्न नहीं होता, वो वहाँ इट्स नॉट एन इशू। दूसरा मॉडलिंग एफर्ट, एक्यूरेट और मॉडलिंग जो है फॉर्मल मेथड, एक एक्यूरेट फॉर्मल मॉडल बनाना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, ट्रिकी काम होता है, और उसमें एफर्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जबकि डायनेमिक वेरिफिकेशन में आपकी जो मॉडलिंग की एफर्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। थर्डली कवरेज, कि कितना वो कितने कॉम्बिनेशंस को कवर कर रहा है, तो कवरेज का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो फॉर्मल वेरिफिकेशन बाय डेफिनेशन इट इज़ पोटेंशियली एग्जॉस्टिव। कहते हैं जी ये जो है ना, इट ट्राइज टू चेक does try to do exhaustive testing, but it is limited by state space explosion। कि अगर states टूल में गुंजाइश ही नहीं है पूरी सारी स्टेट्स क्रिएट करने की, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द टूल, तो फिर नहीं कर सकेगा। जबकि इसमें डायनेमिक वेरिफिकेशन में आप खुद टेस्ट केसेस बना रहे होते हैं, टेस्ट सिनेरियो बना रहे होते हैं, तो इसमें स्टेट्स जो कवरेज है वो भी जो टेस्ट बना रहे हैं वही चीज़ टेस्ट हो रही है, जो चीज़ आपने टेस्ट केस नहीं बनाया वो चीज़ टेस्ट नहीं होगी। तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट टेस्ट सिनेरियोज आर यू चेकिंग। और आमतौर से हम जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सिनेरियोज होते हैं उन्हीं को हम चेक कर रहे होते हैं। टेस्ट केस जनरेशन, टेस्ट केस जनरेशन में फॉर्मल मेथड्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आपने मैथमेटिकल कोई आपने फॉर्मूला देना होता है, उस मुताबिक वो इंटरनली खुद ही टेस्ट केसेस जनरेट करता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करने के लिए। वो यूज़र को विजिबल भी नहीं होते क्या टेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज उसने खुद आपको अल्टीमेटली एंड पे बताना है कि जी ये प्रॉपर्टी कोई सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। जबकि डायनामिक वेरिफिकेशन में आप टेस्ट केसेस मैन्युअली बनाएंगे, और obviously you need expertise for creating test cases. Then exhaustiveness की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बात कर ली है कि formal methods aim to be exhaustive, जबकि डायनेमिक वेरिफिकेशन में आप पिक एंड चूज करते हैं, आपको पता होता है कौन से सिनेरियोज क्रिटिकल हैं, आप उन्हीं सिनेरियोज को टेस्ट करते हैं। टिपिकल यूज केसेस का है, कहाँ पे फॉर्मल वेरिफिकेशन यूज होती है, कहाँ पर डायनेमिक वेरिफिकेशन यूज होती है। तो फॉर्मल वेरिफिकेशन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में यूज होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लाइक एरोस्पेस, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा, और वेयर स्ट्रॉन्ग गारंटीज आर एसेंशियल। जबकि डायनेमिक वेरिफिकेशन इज यूज फॉर जनरल पर्पज वेरिफिकेशन, बग फाइंडिंग, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, रिग्रेशन टेस्टिंग,
तो ये सारा एरिया आपका डायनेमिक वेरिफिकेशन वाली साइड पे आ जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल टूल्स जो कि फॉर्मल वेरिफिकेशन में यूज होते हैं और विद डायनेमिक वेरिफिकेशन में यूज होते हैं। तो इसमें मॉडल चेकर टूल्स की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल उपाल है, SMB, NUSMB, इसका थ्योरम प्रूवर्स की एग्जांपल्स हैं ये, इजाबेली और कोक। ऑन द अदर हैंड अगर हम डायनेमिक वेरिफिकेशन की बात करें तो ये कुछ सिमुलेटर की एग्जांपल्स हैं, मॉडल सिम, क्विस्टा सिम, नाम सुने होंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों ने। इसी तरह इम्यूलेटर्स होते हैं, टेस्ट फ्रेमवर्क होते हैं लाइक JUnit, सेलेनियम, सॉफ्टवेयर वालों ने नाम सुने होंगे इनके, एंड फजी टूल्स भी होते हैं। तो दोनों एरियाज में इम्पोर्टेंट है और दोनों एरियाज में काफ़ी काम हुआ है, हो रहा है। तो कंप्लीमेंट्री नेचर में जो जस्ट टू कंक्लूड कि फॉर्मल एंड डायनेमिक वेरिफिकेशंस आर ऑफन यूज्ड टुगेदर टू लिवरेज देयर स्ट्रेंथ्स एंड मिटिगेट देयर वीकनेसेस। तो एक ब्रॉडर पिक्चर मैंने आपको दे दी है फॉर्मल वेरिफिकेशन और डायनेमिक वेरिफिकेशन की। अच्छा जी, जस्ट एन एग्जांपल, जब हम कहते हैं जी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली डायनेमिक वेरिफिकेशन में एग्जॉस्टिव टेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों हम ये कहते हैं? इट्स एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाई इट्स इम्प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक इंटरनेट एक्सप्लोरर की प्रॉपर्टीज की विंडो खुली हुई नजर आ रही है। अगर आप लोगों ने शायद बचपन में इस्तेमाल किया हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये प्रॉपर्टीज की विंडो में क्या है, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी अंदर भी है, बट इट इज एन जस्ट एग्जांपल। इसके अंदर 53 बाइनरी कंडीशन है, मतलब है कि चेक अनचेक, ठीक है, चेक कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा, अनचेक कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो 53 ऐसी कंडीशंस हैं जो आप विच आर बाइनरी। फिर एक कंडीशन इसमें है जो कि 3 ऑप्शंस है, उसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है, और एक और कंडीशन इसके अंदर मौजूद है जिसके 4 ऑप्शंस हैं। तो आप जब आप डायनेमिक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और आप कहते हैं जी मैंने एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करनी है, तो इसका मतलब है कि आपने हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट टेस्टिंग करनी है कि किसी का इफेक्ट किसी और कॉम्बिनेशन, किसी और एक चेक का पॉइंट इफेक्ट किसी दूसरे पे तो नहीं आ रहा। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब होगा कि आपके सारे कॉम्बिनेशन आपने चेक करने हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन, अगर हम 53 बाइनरी कंडीशन की बात करें तो इसके जो हमारे पास बनते हैं कॉम्बिनेशंस वो बनेंगे 2⁵53, जो कि काफी बड़ा फिगर आ रहा है, आपको नजर ही आ रहा है। कौन पढ़ सकता है भाई इसको? खरबपति लोग पढ़ सकते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा जी, देन मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि एक कंडीशन है 3 वाली और एक 4 की है, तो टोटल जो है कॉम्बिनेशंस आपके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आप देख लें, ट्रिलियंस में है मेरे ख्याल में। और अगर हम ये कहते हैं कि जी 1 सेकंड लगेगा एक कॉम्बिनेशन, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम बनाया हमने, 1 सेकंड में हमारा एक कॉम्बिनेशन सारा टेस्ट हो जाएगा। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? आपको कितने साल चाहिए? 34 बिलियन, 34 बिलियन ईयर्स चाहिए इसको थॉरली चेक करने के लिए, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के लिए। दैट्स व्हाई फॉर सॉफ्टवेयर वी से that exhaustive testing especially in dynamic verification it is not possible। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिर सिलेक्ट करेंगे, अच्छा यार ये ज्यादा चांस है, कॉर्नर केसेस चेक करेंगे, एज केसेस चेक करेंगे, तो इसका ही काम करेंगे आप लोग। फॉर्मल में मैथ है ना, वो मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिकल फार्मूला डालते हैं वो खुद ही उसको चेक करता है। हाँ, लेकिन वो अब आगे एग्जांपल दिखाऊंगा ना आपको। फॉर्मल में ना ये नहीं है ना इशू। फॉर्मल मेथड बनाए इसलिए गए हैं कि वो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कर सकें। इट विल बी लिमिटेड बाय द टूल, अगर टूल ना कर सका फिर रह जाएंगे आप। फिर टूल भी आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि जी आपने अगर स्टेट्स, आपकी स्टेट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं तो आप फला
जो है ना टेक्निक उसमें सिलेक्शन होती है आपके पास, इतना टेक्निक यूज़ करके देख लें, इतना यूज़ कर लें। तो अब इस एरिया को फॉर्मली पढ़ें तो फिर आपको पता होता है अच्छा स्टेट मैंने कैसे स्टेट स्पेस एक्सप्लोजन को कैसे काम करना है, कंट्रोल में कैसे लेकर आना है सिस्टम के लिए। तो वो आप कोई कम्बिनेशन कर लेते हैं आप, और आप देख लेते हैं कि जी कहाँ पे मुझे वो रिजल्ट दे रहा है, कहाँ पे नहीं दे रहा। क्या जी? कॉम्बिनेशन उसमें भी होंगे, क्रोम में भी इस तरह को। तो एग्जांपल ये वाली मुझे मिली है तो मैंने ये डाल दी। अच्छा जी, तो अब बेसिकली क्योंकि हमारा फोकस है फॉर्मल वेरिफिकेशन के अंदर, अब हमारे जो सब फोकस है दैट इज ऑन मॉडल चेकिंग। तो मॉडल चेकिंग को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सो व्हाट इज मॉडल चेकिंग? डेफिनेशन देखें पहले। फॉर्मल वेरिफिकेशन टेक्निक जो मॉडल चेकिंग है, इट इज अ फॉर्मल वेरिफिकेशन टेक्निक that systematically checks if system model satisfies desired property। आगे जाके मैं डिफरेंट एग्जांपल दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज की आपको। बहरहाल मॉडल ने क्या करना होता है, मॉडल चेकर ने वो कोई सेटिस्फाई को, उसने किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके बताना होता है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो आपने मॉडल बनाया है या नहीं कर। गोल क्या होता है इसका? टू प्रूव और डिसप्रूव। या वो कहेगा जी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, या कहेगा कि वो नहीं हो रही। प्रूव और डिसप्रूव द करेक्टनेस ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेसिफिकेशन। अप्रोच क्या यूज होती है इसमें? इट क्रिएट्स अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये वो नहीं है, सिमुलेशन नहीं है बैठ के, क्योंकि उसके लिए जैसे पीछे एग्जांपल देखिए डायनेमिक वेरिफिकेशन में, उसमें हम टेस्ट केसेस लिखेंगे ना, फिर सारे टेस्ट केसेस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, फिर आगे उस पे फिर आप उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट कंडीशंस। specifies properties to be verified using temporal logic। अब ये मैथमेटिकल थ्योरी है टेम्पोरल लॉजिक की। इट यूजेस एल्गोरिथम्स टू एग्जॉस्टिवली एक्सप्लोर द मॉडल स्टेट स्पेस। ठीक है, फिर वो दोबारा ये बात करिए कि एग्जॉस्टिवली एक्सप्लोर करना होता है मॉडल चेकर में। किसी भी जो मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं उसकी स्टेट स्पेस को उसने एग्जॉस्टिवली चेक करना होता है। इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि एक ही मॉडल जो है पूरे सिस्टम के तमाम सिनेरियोज को वो डिपिक्ट करेगी, और मुख्तलिफ मॉडल भी एक ही सिस्टम के लिए मैथमेटिकल, एक सिस्टम के लिए मुख्तलिफ एरियाज के लिए मुख्तलिफ मॉडल बना सकते हैं, मुख्तलिफ मॉडल भी बना सकते हैं। और एक सिस्टम के भी बहुत से मॉडल हो सकते हैं, अगर छोटा सिस्टम है उसके मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तो एक सिस्टम के 3 मॉडल होंगे, वो मिल के काम कर रहे होंगे, ऐसे भी हो सकता है। ओके जी, मॉडल चेकिंग का फायदा क्या होता है? एक तो है कि ये रिगरस है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकली साउंड गारंटीज अबाउट सिस्टम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर मॉडल चेकर आपको गारंटी देता है तो आप भी किसी को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मेरा ये सिस्टम बग फ्री है, वरना आप क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज आपका कोई तरीका नहीं है, डायनेमिक वेरिफिकेशन करके आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि बग फ्री है आपका सिस्टम। बट विद दिस you can guarantee based on the mathematics। early error detection, it catches error early in the design phase। आमतौर से हम क्योंकि मॉडल बना रहे हैं, वेरिफिकेशन मॉडल बना रहे होते हैं, तो ये काम डिजाइन फेज में हो रहा होता है। तो डिजाइन फेज में अगर आपका वो मैथमेटिकल मॉडल आपका वो ठीक बना लेते हैं आप, तो आप कह सकते हैं कि जी जो है आपने कोई एरर्स भी आ रही हैं उसको आपने फाइन ट्यून कर लिया, ठीक कर लिया, तो इट विल बी योर, आपकी कॉस्ट और टाइम भी बचेगा आपका जब आप आगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने FPGA बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हार्डवेयर बर्न कर दिया आपने, फिर परचेज कर लिया और उसमें बग्स रह जाएं तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। ऑटोमेशन इसमें होती है, इट रिड्यूसेस मैनुअल एफर्ट एंड ह्यूमन एरर
in verification because of involvement of mathematical model. फिर थॉरोनेस होती है. थॉरोनेस की वजह भी वही है, एग्जॉस्टिवनेस. इट कैन एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सिस्टम बिहेवियर ऑफ फाइनाइट स्टेट सिस्टम्स. दूसरी ये है कि ये मॉडल चेकर फाइनाइट स्टेट सिस्टम्स पे काम करते हैं. स्टेट्स फाइनाइट होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो नहीं कर सकता उसको. लेकिन स्टेट्स ज़्यादा हो तो फिर बहुत सारे कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वहाँ फंस जाता है बंदा. काउंटर एग्जाम्पल्स, इट जनरेट्स कंक्रीट सिनेरियोज वेयर प्रॉपर्टी फेल्स एंड एड्स इन डीबगिंग. तो आमतौर से जैसे उपाल है उसके अंदर ट्रेस फाइल्स बन रही होती हैं. ट्रेस फाइल्स के जरिए आप एनालाइज कर सकते हैं. अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप उसको फिर अपनी ट्रेस फाइल के जरिए उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वजह है, क्यों मेरी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फेल हो रही है. अकॉर्डिंगली यू कैन फाइन ट्यून योर मैथमेटिकल मॉडल. हाउ मॉडल चेकिंग वर्क्स. अब जब मॉडल चेकिंग करनी है तो देयर इज सम स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इट. सबसे पहला काम तो वही मॉडलिंग करनी है. आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइनाइट स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम बिहेवियर. और फाइनाइट स्टेट मॉडल में भी डिफरेंट मैथमेटिकल ऑप्शन है आपके पास. टाइम्ड ऑटोमेटा यूज कर सकते हैं आप, क्रिप के स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, पेटीनेट यूज कर सकते हैं. तो ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स की. जैसे उपाल है तो उपाल यूज करता है टाइम्ड ऑटोमेटा को. जैसे और टूल्स हैं कुछ जो कि कुछ पेटीनेट्स को यूज करते हैं, कोई क्रिप के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं. अच्छा जी, मॉडल आपने बनाया, ऑब्वियसली उसको फाइन ट्यून करने में, सारा कुछ बनाने में आपकी एफर्ट होगी. उसके बाद प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशंस, एक्सप्रेस द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन टेम्पोरल लॉजिक. तो आप जो एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली. अगेन फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है जी, हम एक इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा हुआ. फॉर एग्जांपल, द सिस्टम विल नेवर रीच अ डेडलॉक स्टेट. कि जब सिस्टम एक कंटिन्यूअसली लूप में एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहां पे आप अनडिसाइडेबल हो, कि डिसाइड ना कर सके अगली स्टेज कि अगला स्टेप क्या लेना है. इसका मतलब है देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डेडलॉक. तो इसको आप, अगर आप इसको टेम्पोरल लॉजिक में ये चीज लिख लेंगे विच विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द मॉडल चेकर, तो वो आपको मैथमेटिकली चेक करके बता देगा कि सारे 100% जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, कोई डेडलॉक स्टेट तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे डिसीजन ना ले सके सिस्टम. एक्सप्लोरेशन, द मॉडल चेकर सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर्स ऑल रीचेबल स्टेट्स ऑफ द मॉडल. वो जब आप इसको जब स्पेसिफिकेशन चेक करने की कोशिश करेंगे तो फिर सारा काम करेगा. अब डेडलॉक का मतलब है उसने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखना है, तभी बताएगा कि जी डेडलॉक तो नहीं है कहीं आ रहा. और वेरिफिकेशन चेक्स इफ प्रॉपर्टी होल्ड्स इन ऑल स्टेट्स. अगर होल्ड करता है तो प्रॉपर्टी मैसेज आएगा जी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. फॉर एग्जांपल डेडलॉक, नो डेडलॉक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ये मैसेज आ जाएगा. या आ जाएगा कि प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड. रिजल्ट में इफ प्रॉपर्टी होल्ड सिस्टम इज वेरीफाइड, इफ नॉट काउंटर एग्जाम्पल और ट्रेस लीडिंग टू द वायलेशन इज प्रोवाइडेड. तो ट्रेस फाइल जनरेट होती है, उसको आप फिर फर्दर एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वजह है, उसको टिक डाउन कर सकते हैं. तो ये जब भी आप मॉडल चेकिंग का प्रोसेस करेंगे तो ये डिफरेंट कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं मॉडल चेकिंग करने के लिए. अच्छा जी, अगर हम मॉडल चेकिंग में फर्दर डिग डाउन करें तो आपको नजर आएगा कि देयर आर अराउंड 3 सब कैटेगरीज ऑफ मॉडल चेकिंग. कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक्सप्लिसिट स्टेट मॉडल चेकिंग, सिंबॉलिक मॉडल चेकिंग एंड बाउंडेड मॉडल चेकिंग. एक्सप्लिसिट के भी अपने कुछ टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्पिन है, मर्फी है. इसमें क्या होता है, डायरेक्टली एनुमरेट्स एंड स्टोर्स ऑल स्टेट्स. और ये छोटे सिस्टम पे आप अप्लाई कर सकते हैं. छोटे सिस्टम्स होंगे, इट इज लिमिटेड टू स्मॉलर सिस्टम्स, तो आप ये वाले टूल्स यूज करके आप कर सकते हैं. डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यूज डाल के होगा, इसमें एक्चुअल वैल्यूज आएंगी. असल में चीज ये है.
दूसरा कैटेगरी आती है सिंबॉलिक मॉडल चेकर. इट रिप्रेजेंट्स स्टेट सेट्स ऑफ स्टेट सिंबॉलिकली यूजिंग बाइनरी डिसीजन डायग्राम एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. इट स्केल्स टू लार्जर सिस्टम्स. अब ये जो सिंबॉलिक मॉडल चेकर क्या होता है, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे टेस्टिंग अपना वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं. ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यूज के ऊपर करें, ये एक ग्रुप के ऊपर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी रेंज है मेरी 1 से लेकर 10 तक, तो उस पूरी रेंज को ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा. तो आप वो मैथमेटिकली आप रेंजेस वगैरह दे देते हैं उसको, तो उससे वो फिर पूरी रेंज को चेक कर लेता है. लेकिन जैसे स्पिन वगैरह है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज डाल के देखेंगे आप. इसीलिए वो छोटो सिस्टम के लिए आपका एक्सप्लिसिट स्टेट मॉडल चेकिंग वाले टूल्स यूज हो रहे होते हैं. और सिंबॉलिक मॉडल चेकिंग के लिए फिर ये कुछ टूल्स हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं NUS, SMB, SMB एंड उपाल. तो उपाल जो एक्चुअली है हमारा, ये सिंबॉलिक मॉडल चेकिंग कैटेगरी में आता है. और तीसरा है बाउंडेड मॉडल चेकिंग. बाउंडेड का मतलब ये है कि लिमिटेड जो है ना वो स्टेट्स होंगी, यानी अनलिमिटेड स्टेट्स नहीं होंगी. इस एक्सप्लोर स्टेट अप टू बाउंडेड डेप्थ, यानी कि आप स्टेट्स जब बनती है तो डिफरेंट ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है. कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है. तो वो एक खास डेप्थ तक ये जाते हैं, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाते, बिकॉज टूल की जो लिमिटेशन होती है उसके मुताबिक वो डेप्थ कंज्यूम करते हैं. तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं दोज आर कॉल्ड बाउंडेड मॉडल चेकिंग. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं CBMC, NUXMV, Alloy एनालाइजर. तो ये कुछ टूल्स के एग्जांपल्स हैं. तो अगेन जो हम, क्योंकि हमारा फोकस उपाल पे है, तो उपाल इज फॉल्स अंडर सिंबॉलिक मॉडल चेकिंग टूल. अच्छा, जब इसकी एप्लीकेशन क्या है मॉडल चेकिंग की, इसे हम देखिए हार्डवेयर वेरिफिकेशन में ये मॉडल चेकिंग एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत कॉमनली यूज होती है. और स्पेशली आपका क्योंकि उपाल इज वन ऑफ द फेमस टूल्स, तो मुझे स्पेसिफिकली पता है नेस्कॉम का. नेस्कॉम के अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम वेरिफिकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें उपाल जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स की वेरिफिकेशन के लिए. तो मुझे भी सही पता है कि एक ये जो ये बनाया था, क्या आप कह रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको, इसका एक वो आया हुआ था, ये जो मेडिकल डिवाइस का भी मैं नाम लिया था, नाम वेंटिलेटर उनके पास आया हुआ था टेस्टिंग के लिए. उनकी जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में ना, उसमें टेस्टिंग के लिए आया हुआ था वेंटिलेटर. मेरा ख्याल है NSTP में किसी कंपनी ने शायद बनाया था और टेस्टिंग के लिए उनको आया हुआ था. टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंप लगेगी उस पर कि कोई और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है. तो दे वर वर्किंग ऑन दैट कि कैसे उसको थॉरो उसकी वेरिफिकेशन करें. तो हार्डवेयर वेरिफिकेशन में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है ये, और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में भी यूज होता है, स्पेशली फॉर रियल टाइम सिस्टम्स और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर के हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. फिर सिक्योरिटी एनालिसिस में to find vulnerabilities and security protocols in the security protocols and systems. Security analysis में यूज हो रहा है biological system में for modeling and analyzing biological processes. So these are some 4 major areas in which model checking is being employed. अच्छा जी, challenges and limitations of model checking, जैसे पहले भी जिक्र किया मैंने, स्टेट स्पेस एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है, दैट इज वन ऑफ द चैलेंज इन मॉडल चेकिंग टूल्स. नंबर ऑफ स्टेट्स कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली मेकिंग वेरिफिकेशन इंटरेक्टेबल. तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट, ये भी एक रिसर्च एरिया और इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि कैसे अपने स्टेट स्पेस को कंट्रोल करना.
मॉडलिंग एफर्ट, इसमें मॉडल जो फॉर्मल मॉडल बनाना होता है आपने मैथमेटिकल, उसको बनाने में एफर्ट आपकी ज़्यादा आपकी लग सकती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है। फिर प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज को तो आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर आपकी कॉम्प्लेक्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकली टेम्पोरल लॉजिक में दैट माइट बी चैलेंजिंग। एंड इनफाइनाइट सिस्टम पे ये नॉन एग्जॉस्टिव होते हैं, यानी कि थॉरली इनफाइनाइट सिस्टम को नहीं चेक कर सकते। ये फाइनाइट स्टेट सिस्टम्स को एग्जॉस्टिवली चेक कर सकते हैं मॉडल चेकिंग सिस्टम्स, इनफाइनाइट सिस्टम्स को नहीं कर सकते। जी नहीं कर, ऐसे ही है, वो नहीं हो सकता, वो थॉरली नहीं हो सकता। वही बात है, आप करेंगे तो दैट इज ऑब्वियस लिमिटेशन। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सिस्टम जितने भी फाइनाइट स्टेट सिस्टम में काम करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टाइम ऑटोमेटा मॉडलिंग रियल टाइम सिस्टम्स। इसको हम आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑटोमेटा को देखते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेटा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटोमेटा इज बेसिकली इज प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन और सिस्टम दैट ऑपरेट्स इन अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स चेंजिंग इट्स स्टेट बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड इनपुट्स। तो जो बेसिकली जो स्टेट मशीन हमने बनाई है, मॉडल भी की है यूएमएल में, बेसिकली वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। अब इसके अंदर ऑटोमेटा में जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी, सब कैटेगरी आ जाती है ऑटोमेटा की, दैट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। और इट इज द सिंपलेस्ट टाइप एंड फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नो मेमोरी। लेकिन अगर आपको याद हो कि स्टेट मशीन जो यूएमएल स्टेट मशीन है वो मेमोरी का भी थोड़ा सा देती है, उसमें एच और एच स्टार के नाम से मेमोरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ये सिंबल अगर आपको देने में हो तो यूएमएल स्टेट मशीन में आप मेमोरी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो जिसका सिंबल ये है, ये डीप मेमोरी होती है और ये शैलो मेमोरी होती है। लेकिन है कि फाइनाइट जो टिपिकल फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है उसमें मेमोरी नहीं होती। ठीक है, कोई चीज यानी कि एक दफा गुजर गया वहां से तो पीछे कुछ याद नहीं रखेगा। अच्छा जी, यूएमएल स्टेट मशीन भी इसी से लिंक्ड है। दीज आर एसेंशियली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। उसके बाद ऑटोमेटा में फिर एक और टर्म आ जाती है विच इज कॉल्ड सिंक्रोनस ऑटोमेटा। सिंक्रोनस ऑटोमेटा, सिंक्रोनस ऑटोमेटा क्या है? इट इज अ क्लास ऑफ ऑटोमेटा वेयर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम ऑपरेट इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर गवर्न्ड बाय ग्लोबल क्लॉक सिग्नल। तो अगर दो तीन ऑटोमेटा है, एक ऑटोमेटा ये है आपके पास, एक और मॉडल बनाया हुआ है और एक और मॉडल, तीन मॉडल बनाए हैं आपने, तीन ऑटोमेटा बनाए हैं। तो अभी अगर इन्होंने मिल के चलना है, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट किया तीन ऑटोमेटा से, इन्होंने मिल के चलना है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस ऑटोमेटा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस ऑटोमेटा। तो ये सिंक्रोनाइज हो गए, ये जब एग्जीक्यूट होंगे तो सिंक्रोनाइज होगा। तो ये समझेंगे एक तरह की मल्टीपल ऑटोमेटास के अंदर फिर सिंक्रोनाइजेशन का कांसेप्ट आ जाएगा। Okay, let's have a look on one of the example. This is a three automaton example, and these three are working synchronously. अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक ट्रेन जो है वो आ रही है ट्रेन क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग पे क्या होना है कि एक गेट है, गेट ने ट्रेन आने से पहले बंद होना है ताकि ट्रेन गुजर जाए। तो हमने क्या किया है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की तीन स्टेट डिजाइन की हैं। पहले ट्रेन दूर होगी फार, उसके बाद ट्रेन
करीब आ जाएगी, समझें कि फार यहाँ पर होगा तो नियर यहाँ पर होगा, और उसके बाद ट्रेन इन हो जाएगी। इन का मतलब है कि इस क्रॉसिंग पे ट्रेन आ जाएगी, और इन होने के बाद फिर दोबारा इन के बाद फिर दोबारा फॉर स्टेट में चली जाएगी। तो ट्रेन की हमने डिज़ाइन किए हैं 3 स्टेट्स, फार, नियर एंड इन। इन के बाद फिर फार पे चली जाएगी, फार के बाद फिर इन, फार, नियर। तो ये एक लूप में ये चीज़ चलती रहेगी। अब हम ये चाहते हैं कि एक कंट्रोलर डिज़ाइन किया जाए जो कि गेट को कंट्रोल करे और उसकी मूवमेंट को अप और डाउन करे। ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि जब ट्रेन नियर पे पहुंचे और इन होने से पहले तो गेट जो है वो डाउन हो जाए, और उसके लिए हम क्या करें, एक कंट्रोलर बीच में यूज़ कर रहे हैं। ये कंट्रोलर गेट को अप डाउन करेगा। तो कंट्रोलर की हमने 4 स्टेट बनाई हुई हैं, 0, 1, 2, 3, और गेट की 2 स्टेट बनाई हुई हैं। इस वक्त हमने या तो ये अप होगा या डाउन स्टेट में होगा। तो अभी तक हमने स्टेट्स डिस्कस किए हैं। ट्रेन का ऑटोमेटा है, उसकी 3 स्टेट हैं, कंट्रोलर का ऑटोमेटा है, उसकी 4 स्टेट्स हैं, और गेट ऑटोमेटा है जिसकी 2 स्टेट्स हैं। अब इसके साथ आपको चीज़ नज़र आ रही है कि जब ट्रेन फार स्टेट से नियर स्टेट की तरफ मूव करेगी तो ये अप्रोच का सिग्नल जनरेट करेगी, और वो सिग्नल रिसीव करेगा आपका कंट्रोलर रिसीव करेगा। तो इसका मतलब है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कि जैसे ही अप्रोच का सिग्नल फार से नियर जाने के लिए जनरेट होगा तो ये सिग्नल यहाँ पे रिसीव करेगा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर इनिशियली 0 स्टेट पे होगा और गेट इनिशियली अप स्टेट पर होगा। तो ये क्या होगा, जैसे सिग्नल ये रिसीव करेगा ये 0 से 1 स्टेट पे चला जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन। इसलिए यहाँ पे नाम भी, यहाँ अप्रोच लिखा है तो यहाँ भी अप्रोच लिखा है, ताकि आप विजुअली आप उसको ज़हन में रख सकें कि ये इसका मतलब है कि आपस में ये वाली जो ट्रांजिशंस हैं दीज आर सिंक्रोनाइज्ड, दीज ट्रांजिशंस आर सिंक्रोनाइज्ड। इसी तरह अगर हम एग्जिट स्टेट है, ये सिंक्रोनाइज हुई है 2 और 3 के दरमियान में, यानी कि अगर इनसे ट्रेन फार की तरफ जाती है तो एग्जिट सिग्नल जनरेट करेगी, और वो सिग्नल जब यहाँ कंट्रोलर को मिलेगा तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो 2 से 3 में स्टेट अपनी चेंज करेगा बिकॉज ऑफ दिस एग्जिट ट्रांजिशन। इसी तरह जब कंट्रोलर स्टेट 1 से 2 की तरफ आएगा तो ये लोअर का सिग्नल जनरेट करेगा, और ये लोअर का सिग्नल गेट रिसीव करेगा, और गेट क्या करेगा, अपनी स्टेट अप से डाउन में चेंज कर देगा। सो इसलिए वजह से हम कहते हैं कि ये जो 3 ऑटोमेटा हैं ये सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग 3 ऑटोमेटा इन सिंक्रोनाइजेशन। और रेस का एक सिग्नल है कि जैसे ये कंट्रोलर 3 से 0 स्टेट पे जाएगा तो ये रेस का सिग्नल जनरेट करेगा, और रेस का सिग्नल क्या करेगा, गेट को डाउन से अप की तरफ ले जाएगा। अब जब ये सिंक्रोनस सिस्टम्स होते हैं उनको हम इनकी एक कंबाइंड जो है वो इनका ट्रांजिशन सिस्टम भी बना सकते हैं। तो इन्हीं ये जो चीज़ मैंने अभी आपसे डिस्कस की है दैट कैन बी डिपिक्टेड विद अ कंबाइंड ट्रांजिशन सिस्टम एज वेल। तो जिसमें बता रहे हैं कि ट्रेन, कंट्रोलर और गेट दीज आर वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन। ये भी बताने लगा, ये मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ। अब पहले तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन में हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ कॉम्बिनेशन में हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। तो अब देखें हम कहते हैं जी इसकी इनिशियल स्टेट फार है, इसकी इनिशियल स्टेट 0 है कंट्रोलर की, और गेट की इनिशियल स्टेट अप है। तो हमने तीनों स्टेट्स की एक कंबाइंड स्टेट बना दी है, तीनों स्टेट्स की हमने कंबाइंड। तो इसका मतलब है ये सिंक्रोनस ट्रांजिशन सिस्टम है जो कि तीनों को कंबाइन करके हमने एक, ये भी एक स्टेट मशीन है लेकिन ये कंबाइंड स्टेट मशीन बन गई है। तो 3 स्टेट्स आ गई। अब हम ये कहते हैं कि जी ट्रेन जब अप्रोच का सिग्नल जनरेट होगा तो फार से नियर की तरफ आ जाएगा, और इस अप्रोच की वजह से
जो कंट्रोलर है 0 से 1 पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जब अप्रोच सिग्नल जनरेट हुआ है तो फार से ये नियर पे आ गया और कंट्रोलर 0 से 1 पे आ गया, जबकि इसको अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला, ये अप पे ही खड़ा है गेट, तो ये अप पे ही है। अब जब आप इस स्टेट पे आ गए, आगे अब ट्रेन ने आना है नियर से इन की तरफ। तो अब ट्रेन जो है जब यहाँ पे ये स्टेट पे आ गए हैं तो दो ऑप्शन हैं, या तो है कि ट्रेन ये, अब क्योंकि ये भी ट्रिगर हो गया, दोनों ट्रिगर हो गए हैं, कंट्रोलर गेट तो भी ट्रिगर नहीं हुआ, ये ट्रेन और कंट्रोलर ट्रिगर हो गए। अब ये हो सकता है कि नियर से ये इनकी तरफ स्टेट आ जाए क्योंकि ट्रेन तो आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ट्रेन से पहले ये 1 से 2 की तरफ आ जाए, ये यहां से 1 से 2 की तरफ आ जाए, क्योंकि ये कहीं से ट्रिगर नहीं हो रहा, ये लोअर वाला, ये यहां से 1 से 2 की तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है, और ये नियर से 1 इन की तरफ भी ये भी हो सकता है। अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि अगर ये नियर से इन की तरफ आ जाए तो क्या स्टेट बन जाएगी हमारी, नियर से इन हो गया, ये 1 पे ही खड़ा है, ठीक है, और ये अप पे ही खड़ा है, तो ये इन 1 अप, एक ऑप्शन, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 1 वाला ट्रांजिशन हो जाए इससे पहले, तो ये बन जाएगी सिचुएशन क्या, नियर पे होगा, 2 पे होगा, लेकिन जब 1 से 2 पे आएगा तो ये लोअर का सिग्नल इसको भेज देगा गेट को, तो जिसकी वजह से गेट जो है वो अप से डाउन पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हुआ, जब ये वाला सिग्नल, ये लोअर वाला सिग्नल जनरेट हो गया तो इससे अप से ये डाउन में आ गया, नियर टू डाउन, तो ये एक स्टेट बन गई है। अब नियर टू डाउन के बाद नियर टू और डाउन, इसके बाद ट्रेन भी आ रही है, ठीक है जी। अब ट्रेन पहले यहाँ पे ये था कि ट्रेन पहले वाला, ये वाली ट्रांजिशन पहले चलती है, ये ट्रांजिशन पहले चलती है, तो पहले लोअर की ट्रांजिशन हुई, लेकिन अगली बार उसके बाद एंटर तो होना है ट्रेन ने, तो अब ट्रेन की ट्रांजिशन हुई, ट्रेन की ट्रांजिशन से क्या हुआ कि ये इन टू और डाउन स्टेट में आ गया। और अगर ये एंटर वाली स्टेट में आता तो एंटर के बाद भी ट्रेन ने आना था, जब आप इस स्टेट पे आए हैं, एंटर स्टेट पे आए हैं, तो एंटर के बाद फिर इसने लोअर होना था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रिगर हो चुके हैं ना, तो ये काम पहले होगा, ये काम पहले होगा, उसकी वजह से यहाँ पे दो पाथ बन गए हमारे पास। तो अगर ये एंटर पाथ पहले होता है तो उसके बाद फिर लोअर नहीं होना है, तो लोअर जब होगा तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप दोबारा उस स्टेट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप पास दो एक ऑप्शन क्रिएट हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप उस एक ऑप्शन पे आ गए, इन टू डाउन। इन टू डाउन के बाद ट्रेन एग्जिट होगी, एग्जिट होने से क्या होगा, एग्जिट आगे इसको ट्रिगर करेगा 2 से 3 को, 2 से 3 पे जाएगा, तो आपका एग्जिट से क्या हुआ कि ये फार पे चला गया, ये 2 से 3 पे चला गया कंट्रोलर, और ये डाउन पे खड़ा हुआ, ठीक है। और फार के बाद क्या हो रहा है कि ये क्योंकि 3 पे गया था, 3 से आगे इसने ये रेस पे जाना है, रेस पे जाएगा तो गेट को ऑफ करेगा, तो रेस पे जाएगा तो वापस ये इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, फार 0 अप। तो दिस इज वे हाउ वी क्रिएट अ कंबाइंड ट्रांजिशन सिस्टम। तो एक हमने कंबाइंड स्टेट मशीन एक समझिए एक तरह की बना दी है, कंबाइंड ऑटोमेटा बना दिया है, और ये चीज रिपीट होती रहेगी, ट्रेनें आती रहेंगी और सिस्टम चलता रहेगा, समझे एक तरह का लूप है जो एक सिस्टम इस तरीके से चलता रहेगा। अब यह है कि यहाँ पे जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो स्टेट है इट इज अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट क्यों है, ट्रेन इज इन व्हेन गेट इज स्टिल अप, सो वी नीड टू ऐड सम टाइमिंग इंफॉर्मेशन इन द मॉडल। तो अब ये चीज हैंडल करने के लिए हम फिर ये कर सकते हैं, कोई टाइमिंग बीच में एम्बेड करें ताकि ये वाला काम ना हो सके। तो दिस इज एन एग्जांपल के जो टाइम ऑटोमेटा होता है उसके अंदर फिर जो नीड आई थी कि जी कैसे हम उसको टाइम्ड करते हैं, तो टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ सच सिचुएशंस। एक टाइम्ड ऑटोमेटा है, लेकिन उसके अंदर जैसे अभी स्टेट मशीन है, स्टेट मशीन में आप
कोई टाइम का कोई उसके अंदर नहीं है, टाइम की उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेट मशीन के अंदर, जो मैं स्टेट मशीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब टाइम का कॉन्सेप्ट जो है अगर हम ले आए बीच में और हम ये करेंगे जी यहाँ पे इधर नहीं आ सकता, इसका कोई टाइम स्पेसिफाई कर दें तो सिर्फ इधर ही आएगा, तो फिर हम वी कैन क्रिएट अ सेफ सिस्टम फॉर दिस पर्पस। अच्छा जी, मैं ब्रेक लगाया, मगरिब का टाइम मेरा ख्याल है नज़दीक, आगे क्या टाइम है, 7:05 हो गए। चलें इधर ब्रेक लगाते हैं, आगे फिर चलेंगे। अच्छा जी, तो पीछे हमने ये देखा था कि इसको हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से मिल के काम करेंगे, और हमने ये यहाँ से नतीजा निकाला था कि यहाँ पे हमें अगर टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दें तो फिर हम ये अनसेफ स्टेट को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अनकंट्रोल्ड है, ये कोई पता नहीं कौन सी ट्रांजिशन कब हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि हम टाइमिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टाइमिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ऑटोमेटा यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड टाइम्ड ऑटोमेटा। तो टाइम ऑटोमेटा की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सटेंडेड विद रियल वैल्यूड क्लॉक वेरिएबल्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि वैसे तो फाइनाइट स्टेट मशीन ही होती है, लेकिन इस पे हम कोई क्लॉक का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, टाइम यूनिट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। पर्पस क्या होता है? टू मॉडल एंड एनालाइज बिहेवियर ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स। तो रियल टाइम सिस्टम में टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, सारी जो आपका डिजाइन है वो टाइम पे ही चल रहा होता है, क्लॉक्स के ऊपर चल रहा होता है। तो इसके जो की फीचर्स होते हैं, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लोकेशन। लोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, लोकेशन बेसिकली स्टेट्स को लोकेशन कहा जाता है इसके अंदर। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन का है। ट्रांजिशन में इवेंट्स, एक इवेंट से दूसरे इवेंट ट्रांजिशन होगी, वही कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिशन पे गार्ड कंडीशन होगी, ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्टिंग है। फिर क्लॉक का कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं ट्रांजिशन पे, क्लॉक का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं हम। इसके बाद क्लॉक का कॉन्सेप्ट है जो कि विच इज मेजर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम एंड ट्रिगर ट्रांजिशन। तो टाइम होगा, अगर उस टाइम के अंदर है, गार्ड कंडीशन पे अगर टाइम लगा देते हैं हम, तो उस टाइम के अंदर ही ट्रिगर हो सकता है या उस रेंज में ट्रिगर हो सकता है। और फिर इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट है, अगेन इट इज ऑलरेडी देयर, इट डिफाइंस द कंस्ट्रेंट ऑन अमाउंट ऑफ टाइम। अगेन इसके इनवेरिएंट में आपको टाइम रिलेटेड इनवेरिएंट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ओसीएल पढ़ी है, ओसीएल में हम इनवेरिएंट लगाते हैं, लेकिन टाइम रिलेटेड इनवेरिएंट नहीं होता है वो। यहाँ ट्रांजिशन पे भी और इनवेरिएंट पे, दोनों पे टाइम रिलेटेड आप चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है ऑटोमेटा और टाइम्ड ऑटोमेटा में, वो ये है। तो क्योंकि टाइम्ड ऑटोमेटा को रियल टाइम सिस्टम पे यूज किया जाता है, तो थोड़ी सी मैं रियल टाइम सिस्टम का आइडिया दे दूं। It is a system where correctness of operation depends not only on the logical result but also on time at which these results are produced. इसकी एग्जांपल जो है रियल टाइम सिस्टम्स की, ट्रैफिक लाइट सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स जिन पर टाइम्ड ऑटोमेटा यूज किया जा सकता है। इन सिस्टम के चैलेंजेस होते हैं जिनको अपने कैटर फॉर करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो यही होता है कि टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स और बिहेवियर को किस तरीके से हम कंट्रोल करें अपने डिजाइन के अंदर। फिर रीजनिंग अबाउट कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो जैसे अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन देखी है, 3 ऑटोमेटा की आपस में हो रही है, तो सिंक्रोनाइजेशन और कंकरेंसी कैसे अचीव करेंगे और कैसे करेक्टली अचीव करेंगे आप। फिर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस एंड सेफ्टी प्रॉपर्टीज, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनका क्या मतलब है, करेक्टनेस और सेफ्टी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये बेसिकली हमें रियल टाइम सिस्टम में चाहिए होती हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइम्ड ऑटोमेटा को देखते हैं कैसे हम इसके अंदर यही जो एग्जांपल हमने देखी है इसमें टाइम्ड ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वही हमारे पास 3 ऑटोमेटा हैं। हम ये करने लगे हैं कि ट्रांजिशंस पर गार्ड कंडीशन लगा रहे हैं। तो हम अगर हम ये करें कि एंटर पे हम ये कहेंगे जी एंटर जो नियर स्टेट से इन स्टेट में जो ट्रांजिशन का अमल है ये 2 मिनट के बाद हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तरह का हमने उसके अंदर टाइम कंस्ट्रेंट डाल दिया। अब हम ये कहते हैं कि जी जब यहां से ये अप्रोच से 0 से 1 पे आएगा, लेकिन 1 से 2 जो लोअर का ट्रांजिशन है ये इट शुड बी एग्जैक्टली आफ्टर 1 मिनट। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ट्रेन की नियर से इन आने वाला काम बाद में होगा और इसका लोअर 1 से 2 में आने वाली ट्रांजिशन पहले हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम कहते हैं कि जी ये जो अप से डाउन होगा ये टाइम तकरीबन लेगा, ये ट्रांजिशन टाइम लेगी लेस देन और इक्वल टू 1 मिनट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा ये लोअर 1 मिनट के बाद होता है और सिग्नल जनरेट होता है और उसके बाद लोअर सिग्नल जनरेट होने से ये जो ट्रांजिशन है ये भी 1 मिनट या उससे कम में होती है, तो जो कितना टाइम लग रहा है ये लोअर होने में, 1 मिनट ये हो गया और 2 मिनट ये हो गया। तो इसका मतलब है 2 या 2 से कम मिनट में ये गेट डाउन हो जाएगा। और 2 मिनट के बाद यहां से हम देख रहे हैं हमने क्या डिजाइन किया कि 2 मिनट के बाद ट्रेन को एंटर होना चाहिए। तो because of manipulating the timings of different transitions we can appropriately model our system। टाइमिंग की समझ आई, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। गेट लोअर होगा 2 मिनट के अंदर अंदर, और इस वजह से हमने जो ट्रेन की एंट्री है वो हमने आफ्टर 2 मिनट्स रख दी है। तो इसका मतलब है कि बाय दिस वी कैन इंश्योर कि ट्रेन जब नियर से इन की तरफ आएगी उस वक्त गेट बंद हो चुका होगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने टाइमिंग लगा रहे हैं। अनसेफ स्टेट को अवॉइड करने के लिए हमने टाइमिंग इंट्रोड्यूस की है, और टाइमिंग हमने अप्रोप्रिएटली, ऑब्वियसली इट्स अ क्रिएटिव वर्क, आपने डिजाइन करना है, प्लान करना है, सोचना है अच्छा जी कहाँ पे क्या टाइम रखना है, मैंने उस हिसाब से आपने किया है। तो आपने ये सोचा कि ठीक है मैं 2 मिनट के अंदर अंदर गेट को बंद कर दूंगा, 1 मिनट कंट्रोलर लेगा और 1 मिनट गेट लेगा, 2 मिनट हो गए। और गेट की एंट्री में जो अलाउ करूंगा वो आफ्टर 2 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन 2 मिनट से पहले नहीं हो सकती। दिस विल इंश्योर कि जो गेट, और ये जो है गेट, ये 2 मिनट मैक्सिमम 2 के अंदर अंदर बंद हो जाना चाहिए, हो जाएगा एज पर आवर डिजाइन। ये 2 मिनट के अंदर अंदर, पहले भी हो सकता है लेकिन 2 मिनट कंफर्म है कि 2 मिनट के अंदर अंदर इसे बंद होना ही होना। और ये ट्रेन इस वजह से हमने फिर 2 मिनट के बाद इन करवा लिया। तो इससे क्या होगा कि हम वो अनसेफ स्टेट आ रही थी पीछे हमारे पास, कहाँ गई ये वाली अनसेफ स्टेट जो आ रही थी, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि ये वाली ट्रांजिशन लोअर वाली पहले होगी क्योंकि 1 मिनट के बाद हो रही है ये, और एंटर वाली होगी 2 मिनट के बाद, तो ये फिर नहीं होगी। ये वाली ट्रांजिशन होगी 1 मिनट, फिर ये लोअर वाली होगी, और उसके बाद ये अप था, अप से ये डाउन होगा। बहरहाल 2 मिनट के अंदर अंदर ये डाउन हो जाएगा, और उसके बाद फिर एंटर वाली स्टेट आएगी। तो हम फिर बिकॉज ऑफ दिस टाइमिंग हम ये वाली स्टेट अवॉइड कर देंगे और इस स्टेट पे आएंगे जो कि ये वाला रूट पाथ हम ले सकेंगे। तो ये है टाइमिंग इंट्रोड्यूस करने से ये हुआ है। इसी तरह इसके अंदर हम क्लॉक को इनिशियलाइज भी करते हैं। तो क्लॉक इनिशियलाइजेशन करने का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने इसमें ये किया है कि हमने हर ऑटोमेटा का अपना क्लॉक इंट्रोड्यूस कर दिया, और हर एक को अप्रोप्रिएट पोजीशन पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं।
मकसद यही है कि हम वो चीज़ को जो हमने पीछे प्लान किया है उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर सकें। अब जब यहाँ पे हमारा एक्स क्लॉक है जो कि ट्रेन का है, यहाँ पे अगर हम इनिशलाइज करेंगे तो इनिशलाइज करने के बाद फिर हम उसकी जो है यहाँ पे वो फिर एक्स क्लॉक टिक होना शुरू हो जाएगा और फिर एक्स ग्रेटर देन 2 तक वेट करेगा और फिर ये नियर से 1 होगा। अगर हमने एक्स इंट्रोड्यूस ही ना किया तो हम फिर टाइम चेक लगा ही नहीं सकते। तो टाइम चेक लगाने के लिए क्लॉक को पहले इनिशलाइज हुआ होना चाहिए, तभी हम उसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारी गार्ड कंडीशन है। ट्रेन कैन एंटर द गेट इन एटलीस्ट 2 टाइम यूनिट्स। इसके बाद फिर स्टेट्स के अंदर हम इनवेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो भी टाइम रिलेटेड इनवेरिएंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनवेरिएंट एक लगा रहे हैं, ट्रेन कैन बी नियर स्टेट फॉर एटमोस्ट 5 टाइम यूनिट्स। यानी कि ट्रेन जब नियर स्टेट में आएगी तो 0 से लेके 5 टाइम यूनिट्स तक इस स्टेट में रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं रह सकती। इससे बाद में उस निकलना है उसने यहां से, ठीक है। और यहां पे हम कह रहे हैं कि जी x अगर 2 से ज्यादा है तो तभी वो ट्रांजिशन हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि x जब 2 हो जाएगा, x 2 हो जाएगा जब 2 और 5 के दरमियान में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी 3 टाइम यूनिट्स की। 2 पे भी निकल सकता है, 3 पे भी निकल सकता है, 4 पे भी निकल सकता है, 5 पे भी निकल सकता है। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, उस दौरान इससे यहां से निकलना है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको एक इन्वेरिएंट नजर आ रहा है कि x इन में जो है वो यहाँ भी वो 5 या 5 से कम टाइम के लिए यहाँ पे इन स्टेट में रह सकता है। तो हमने गार्ड कंडीशन देखी और इन्वेरिएंट्स देखे। इन्वेरिएंट्स लगाए जाते हैं स्टेट्स के अंदर जिन्हें हम लोकेशन भी कहते हैं टाइम ऑटोमेटा में, और ट्रांजिशन में हम गार्ड कंडीशन लगाते हैं, वो भी टाइम रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमने एक और कंट्रोलर के लिए एक क्लॉक इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब ये अप्रोच सिग्नल इसको मैसेज भेजेगा और जब ये ट्रांजिशन होने लगेगी तो उस वक्त y इनिशियलाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि y की इनिशियलाइजेशन डिपेंड कर रही है x की इनिशियलाइजेशन पे बिकॉज ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन। इसी तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब y एग्जैक्टली 1 होगा उस वक्त ये ट्रांजिशन अकर हो, और ये ट्रांजिशन अकर होगी तो ये लोअर का सिग्नल इसको भी भेजेगी, तो ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोलर सेंड्स द लोअर सिग्नल इन एग्जैक्टली 1 टाइम यूनिट। फिर हमने क्या किया कि हमने, क्योंकि अप और डाउन होने में टाइम लगेगा, एग्जैक्टली तो नहीं गेट डाउन होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो उस चीज को प्रॉपरली मॉडल करने के लिए हमने क्या किया कि 2 स्टेट और इंट्रोड्यूस कर दी हैं यहाँ पे, कमिंग डाउन और कमिंग अप। क्योंकि कमिंग डाउन भी इट विल टेक एट मोस्ट 1 टाइम यूनिट और गोइंग डाउन भी एक टाइम यूनिट ले रहा है। तो उनके अंदर हमने ये वाला कंस्ट्रेंट भी बीच में डाल दिया है। और यहाँ पे भी हमने बाय डिफॉल्ट अप पे होगा, तो जैसे ही अप से ये लोअर की तरफ जाएगा तो इसका भी क्लॉक इनिशियलाइज हो जाएगा 0 पे, और उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे होगा। एक चीज यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम दोबारा रीसेट कर रहे हैं क्लॉक को डाउन के बाद क्लॉक को दोबारा रीसेट कर रहे हैं, और फिर वो एक टाइम यूनिट काउंट करेगा कमिंग अप के लिए और फिर ये अप पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने y को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। इट विल डिपेंड फ्रॉम द मॉडल डिजाइनर टू डिजाइनर को किस तरह डिजाइन करता है। दिस इज वन ऑफ द वे। यहाँ से y इनिशियलाइज किया और फिर 1 काउंट किया उसने, फिर यहाँ y इनिशियलाइज किया और फिर उसने 1 काउंट किया कि एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद y इनिशियलाइज होने के 1 मिनट के बाद ये रेस का सिग्नल करेगा। इस तरह यहाँ भी y इनिशियलाइज होने के बाद ये 1 मिनट के बाद लोअर का सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा। तो ये एक तरह की पूरी पिक्चर आपको नजर आ रही है।
ये जब हम इनिशियलाइज करते हैं इसको रीसेट करना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल लूप में चलेगा तो बार बार यहाँ पे एक्स 0 होगा, फार से नियर पे आएगा, नियर से इन पे आएगा, फार पे आएगा, फार से जब दोबारा जाएगा तो एक्स की जो भी वैल्यू है दोबारा वो रीसेट हो जाएगी 0 पे। तो इनिशियलाइज या 0 रीसेट होना एक ही बात है। इसके अलावा आपको ये गार्ड कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और सो दिस इज आवर टोटल डिज़ाइन, जो हमने 3 ऑटोमेटा को लेके एक गेट जो ट्रेन का जो गेट सिस्टम है वो हमने डिज़ाइन किया है। इससे ये अचीव हो रहा है कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये नियर जो है ये इसके अंदर यानी कि ये 5 टाइम यूनिट से ज़्यादा यहाँ में नहीं ठहर सकता। उसका फ़ायदा यह होगा कि जब हम स्पेसिफिकेशंस जब हम इसको वेरीफाई करेंगे सिस्टम को, तो इनके मुताबिक फिर वेरीफाई करेंगे, और इसको टेस्ट भी इसी के मुताबिक जब हम सिमुलेशन वगैरह करेंगे इसके मुताबिक सिमुलेशन हो रही होगी। और फिर जब हम इसको किसी इम्प्लीमेंट करेंगे किसी एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज में, तो फिर इन्हीं कंस्ट्रेंट्स को हम जब हमारा सिस्टम हो जाता है कि हम देख लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है, अगर ये टाइमिंग के साथ अगर हम कंटिन्यूस चले सिस्टम तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग चाहिए हमें, ये तो बात कंफर्म है ना। हाँ, इसको अब हम कंटिन्यूस अब इसको चला के देखेंगे ना मॉडल के अंदर, उस टूल के अंदर हम देखेंगे कि ये सिमुलेशंस में जब हम इसको चला के देखेंगे वो इन टाइमिंग को वो करेगा, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन होगी। जब उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन होगी तो अगर इसमें कोई इशू हुआ तो वो स्टक हो जाएगा, कोई वो आ सकता है, डेडलॉक आ सकता है, कोई और इस तरह का इशू हो सकता है। और इसी तरह फिर हम मैथमेटिकली भी इसको हम वो कर सकते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो लेकिन ये जो बेस्ड ऑन रियल टाइम इंफॉर्मेशन है ना, हमें ये पता है कि ट्रेन है तो डीएल है, डीएल से उस गेट तक आने में 5 सेकंड लेती है, तो ये तो बेस्ड ऑन रियल कंडीशन थी। हाँ हाँ, लेकिन इसके मुताबिक फिर हमने अपना सिस्टम डिज़ाइन भी करना है ना, एक डिज़ाइन इम्प्लीमेंट भी करना है ना फिर इसके मुताबिक। अगर अब जब यहाँ पे डिज़ाइन स्टेज पे हम वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये टाइमिंग वगैरह जो लगाई हमने ये ठीक है, इसके मुताबिक हमारा सिस्टम ठीक चलेगा, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। So synchronous product gives time transition system for joint behavior. तो जो 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं टाइम ट्रांजिशन सिस्टम में, कि ये एक ट्रांजिशन सिस्टम है लेकिन इसके साथ एक क्लॉक का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसमें हम क्लॉक का रीसेट के अंदर भी है, जिसके अंदर रीसेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम उसको रीसेट करते हैं क्लॉक को। गार्ड्स के अंदर भी हम टाइम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, और इनवेरिएंट्स के अंदर भी हम टाइम स्पेंड करने की लिमिट्स को लगा सकते हैं। तो ये एक 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम को जो हमने डिज़ाइन किया है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे हमारा डिज़ाइन ठीक है कि नहीं ठीक है। अभी तो हमें नहीं पता, अभी हमारा ख्याल है कि ठीक है, पता नहीं ठीक है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको उपाल के टूल के अंदर मॉडल करेंगे। अच्छा, ये जो केस स्टडी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये एक वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो से मैंने ये केस स्टडी ली हुई है, उसे पूरी केस स्टडी खुद भी एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा उपाल का इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, उपाल में क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या होता है जिसको हम यूज करने लगे हैं। So Upal is a model checking toolbox for formal verification of real-time systems, and it consists of 2 main parts. एक तो graphical user interface होता है जो हम अभी देखेंगे, and then there will be a model checker engine. By default it is executed on same computer as user interface but can also run on more powerful servers. क्योंकि state space explosion का issues आ सकते हैं इंजन में, तो आप ज़्यादा पावरफुल सर्वर्स पे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो आपको एक ही टूल मिलेगा जिसके अंदर GUI भी है और उसका इंजन भी है, तो एक ही एक्जी है
जो आपको मिल जाएगी एंड यू कैन इंस्टॉल दैट. So it supports timed automata model and subset of computational tree logic, CTL. ये मैथमेटिकल जो है लैंग्वेज है, कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक फॉर मॉडल चेकिंग. तो जो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं इसके अंदर वो CTL के अंदर लिखते हैं, उसका अपना सिंटैक्स है. और 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है. सो ये उपसाला यूनिवर्सिटी और अल्बोर्ग यूनिवर्सिटी ने मिलके बनाया हुआ है ये वाला टूल. सो फ्रीली अवेलेबल, यहां से आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. अच्छा जी, अब उपाल के फीचर्स क्या हैं. पहला फीचर ये है कि इसके अंदर एडिटर है. एडिटर में यू कैन हैव मल्टीपल टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं. यानी हर जो ऑटोमेटा होता है वो इट इज वन टेम्पलेट. जैसे 3 ऑटोमेटा देखे हमने, 3 टेम्पलेट बनेंगे इसके. फिर यू कैन डिफाइन इंस्टेंसेस ऑफ टेम्पलेट एंड कनेक्ट देम थ्रू चैनल्स. आपस में जब उनको हम लिंक करते हैं तो हम चैनल के जरिए उनको सिंक्रोनाइजेशन उनकी क्रिएट करते हैं. फिर इनिशियल वैल्यूज सेट करने के लिए वेरिएबल्स और क्लॉक डिक्लेयर किए जा सकते हैं. देन ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है टेम्पलेट बनाने के लिए. देन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर और कम्युनिकेशन के चैनल वो आप देख सकते हैं. और फिर सिस्टम पैरामीटर और इनिशियलाइजेशन कंडीशंस भी देख सकते हैं इसके अंदर. अब ये फॉर एग्जांपल ये एक हमने एडिटर के अंदर उसी का इक्विवेलेंट ये चीज बनाई है. तो इसको ये जो हम ऑटोमेटा बनाते हैं ये एक टेम्पलेट होता है. अब मैं दिखाता हूं आपको. ये एडिटर का टैब है और इसके आपको नजर आ रहा है ट्रेन. इट इज अ टेम्पलेट. अगर आप देखें तो रीनेम टेम्पलेट, इंसर्ट टेम्पलेट, रिमूव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट. तो आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन टेम्पलेट को, ये हो सकते हैं. तो ये एक हमने ट्रेन का बनाया हुआ है, एक कंट्रोलर का बनाया हुआ है और एक गेट का बनाया है. अब ट्रेन वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इसका नाम एडिट कर सकता हूँ. लोकेशन में जाके मैं एडिट लोकेशन कर सकता हूँ. तो आपको नजर आएगा कि आप यू कैन गिव इट्स नेम और इसमें नाम ही है और इसमें कोई अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो फिर भी ये इसकी ये प्रॉपर्टी खुलती है. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका नाम इनवेरिएंट, क्योंकि स्टेट का इनवेरिएंट होता है तो आप इनवेरिएंट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं है. और आपने इनिशियल डिक्लेयर किया जिसकी वजह से यहाँ पे डबल सर्कल आ रहा है बना हुआ. हर एक की एक इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करनी होती है हर ऑटोमेटा की. इसके बाद अगर आप ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, इसको हम सिस्टम कहते हैं. तो एक प्रोजेक्ट की डिक्लेरेशन है ग्लोबल डिक्लेरेशन. इसके अंदर हमने CHAN का मतलब है चैनल. तो जो चीजें हमने सिंक्रोनाइज करनी होती हैं उन वेरिएबल्स के नाम हम चैनल में लिख देते हैं. तो चैनल है एग्जिट नाउ, अप्रोच, रेस, लोअर. अगर मैं ट्रेन में देखूं तो ये जो अप्रोच है, अप्रोच को मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे. इसको फिर मैं यूज कर सकता हूँ. अगर मैं इसे खोलता हूँ तो आपको नजर आएगा यहाँ पे सिंक लिखा हुआ है. तो वहां मैंने नाम लिख दिया वही वाला और एक्सक्लेमेशन मार्क डाला. एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि ये सिग्नल सेंड करने वाला है. ये सिग्नल सेंड करेगा, रिसीवर नहीं है. अप्रोच सिग्नल सेंड करने वाला ये वाली ट्रांजिशन है. और यहीं पे हम क्लॉक भी इनिशियलाइज कर रहे हैं. रीसेट कर लें या इनिशियलाइज कर लें, यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं. तो ट्रांजिशन रिलेटेड ये टोटल दो सेटिंग है ये वाली. इसके बाद अगर मैं नियर को देखूं तो नियर के अंदर ये एक इनवेरिएंट डाला हुआ है x < 5 जो भी हमने डिस्कस किया था. और इसमें कुछ भी नहीं है.
इस ट्रांजिशन को अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ पे ये गार्ड कंडीशन है, तो स्टेट के अंदर इनवेरिएंट होता है और ट्रांजिशन में गार्ड कंडीशन होती है। गार्ड कंडीशन ये है कि ये ट्रांजिशन अकर होगी 3 या 3 से ज्यादा टाइम यूनिट्स के बाद, और उसके बाद ये स्टेट आ गई। तो ये आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब ये देखें कि कंट्रोलर में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे भी अप्रोच लिखा हुआ है, तो अप्रोच के आगे मैंने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल का रिसीवर है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इट इज रिसीवर। और इसी ट्रांजिशन पे मैं इसका अपना क्लॉक इनिशियलाइज कर रहा हूं y = 0। इसी के से यहां पे आपको नजर आ रहा है कि लोअर का इनिशिएटर है, ये गार्ड कंडीशन ये लोअर को इनिशिएट कर रहा है जो कि गेट पे जाएगा, और रेस का सिग्नल है इसको भी इनिशिएट कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं गेट को खोलूंगा तो ये लोअर को रिसीव कर रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया, और ये रेस को रिसीव कर रहा है। उस तरीके से हमने यहाँ पे इनवेरिएंट डाल दिया है और ये यहाँ पे इनवेरिएंट डाल दिया है। तो हमारे 3 जो है वो टेम्पलेट तैयार हो गए विच आर इन वन सिस्टम। इसके अलावा इसकी लोकल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो सकती है। अगर मैं ट्रेन का टेम्पलेट खोलता हूँ और इसके नीचे डिक्लेरेशन नजर आएगी तो मुझे नजर आएगा कि मैं ये क्लॉक का वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी क्लॉक हमने इनिशियलाइज करना है पहले उसको डिक्लेयर करना है। तो हमने ये लोकल वेरिएबल यहाँ पे आएंगे, ये इट इज लोकल टू द ट्रेन। इसका कंट्रोलर का अगर मैं खोलूंगा तो वाई क्लॉक यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और गेट का क्लॉक मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो दिस हाउ वी हैव मॉडल्ड आवर सिस्टम विथ 3 टेम्पलेट्स इन एडिटर। ये सारा एडिटर का काम। तो इस तरीके से एक हमने ये एक बना लिया, उसके बाद हमने ये दूसरा बना लिया और ये हमने तीसरा बना लिया। ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद अगली जो चीज इसके अंदर है वो है सिंबॉलिक सिमुलेटर एंड कंक्रीट सिमुलेटर। सिंबॉलिक सिमुलेटर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सिमुलेशन करता है इसके अंदर, और कंक्रीट सिमुलेटर एग्जैक्ट वैल्यूज जनरेट करके उन पे सिमुलेशन करता है। तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इस एक्सप्लोर्स मल्टी पाथ साइमल्टेनियसली यूजिंग सिंबॉलिक वेरिएबल्स, इट एफिशिएंटली आइडेंटिफाइज पोटेंशियल डेडलॉक्स एंड वायलेशन ऑफ सेफ्टी प्रॉपर्टीज। सेफ्टी प्रॉपर्टीज में बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी तक नहीं डिस्कस की मैंने। एंड इट कैन हैंडल लार्जर मॉडल्स देन कंक्रीट सिमुलेटर। तो थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है कि क्यों 2 सिमुलेटर क्यों दिए हुए हैं इन्होंने। तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सिमुलेशन करता है, और जो कंक्रीट सिमुलेटर है ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे करता है, और ये जैसे लिखा है कि लार्जर मॉडल को हैंडल कर सकता है कंक्रीट सिंबॉलिक। तो दूसरा है कंक्रीट सिमुलेटर, इट एग्जीक्यूट्स मॉडल स्टेप बाय स्टेप विद कंक्रीट वैल्यूज। इसके अंदर कंक्रीट वैल्यूज जनरेट करता है और उन वैल्यूज पे सिमुलेशन करता है। वो वैल्यूज वही है टाइम की, जो टाइम हमने दिया हुआ है मुख्तलिफ जी 3 टाइम यूनिट दे के देखा आपने, 4 दे के देखा, 1 दे के देखा, मुख्तलिफ वैल्यूज दे के आप देखेंगे कहीं डेडलॉक तो नहीं आ जाता, कोई प्रॉपर्टीज कोई वायलेट तो नहीं हो रही। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। So it provides more detailed view of specific execution trace, and it is useful for debugging and understanding model behavior. तो ये एक व्यू नजर आ रहा है आपको सिंबॉलिक सिमुलेटर का, और दूसरा व्यू है ये आपको कंक्रीट सिमुलेटर का व्यू नजर आ रहा है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वही, जब सिमुलेटर में एडिटर से हम सिमुलेटर में आते हैं तो जो हमारे टेम्पलेट होते हैं वो सारे यहाँ पे हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। आई कैन रीसेट हुआ है ऑलरेडी। देखें इनिशियल वैल्यूज क्या है, फार 0 अप,
ये आपको नजर आएगा वो जो हमने कंबाइंड ट्रांजिशन देखी थी थ्योरेटिकल डिस्कशन में, वो कंबाइंड ऑटोमेटा इनका बनाएगा और इसको डिफरेंट वैल्यूज के मुताबिक, फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि ये ट्रेन की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 0, x अभी शुरू नहीं हुआ, x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है, y की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, गेट की वैल्यू z से, क्लॉक की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है, और इस वक्त x और y की वैल्यू बराबर है, y z की वैल्यू बराबर है। अब मैं सिंपली इसको रैंडमली कहता हूं जी खुद ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूं। अब ये लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि अब ये देखें फॉर है, फॉर से नियर पे जाएगी ट्रेन, फिर ट्रेन इस पे आएगी, तो ये लूप इसको कहीं स्टक नहीं होना चाहिए। स्टक होने का मतलब है कि डेड लॉक है कोई, तो जब तक, और ये मुख्तलिफ वैल्यूज के देगा, और इसमें फॉर एग्जाम्पल बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो किस रेंज में हो सकती हैं हर पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसको रोक के और वैल्यूज को आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस स्टेज पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप, मैं नीचे व्यू दिखाऊं आपको, दोबारा मैं इसको फॉर एग्जाम्पल रीप्ले करता हूं, तो आपको नजर आएगा कि उनकी स्टेट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं तीनों मॉडल्स की, और ये जो रेड सिग्नल है ये सिंक्रोनाइजेशन के सिग्नल नजर आ रहे हैं आपको कि कब उसने लोअर का सिग्नल भेजा है गेट को, और अगर मैं ये मुझे साथ साथ आई कैन एनालाइज कि किस स्टेज पे क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में आ रहा है। इस वक्त ये इन 2 डाउन है, यहाँ पे फॉर 3 है, ठीक है। सो वी कैन इजीली एनालाइज बाय सिमुलेशन, और सिमुलेशन में क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज दे रहा होता है, अगर आपने टाइमिंग वगैरह ठीक नहीं रखी हुई तो कहीं ना कहीं जाकर स्टक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आप यहाँ पे टाइमिंग गलत देते हैं। गलत टाइमिंग की क्या एग्जांपल हो सकती है? आप कहते हैं कि जी ये x जो है ना वो क्या चीज़ है, x यहाँ 3 के बाद है ना, ठीक है। आप कहते हैं यहाँ सिर्फ 2 सेकंड के लिए रह सकता है, और यहाँ पे आना x ने 3 के बाद, तो 1 मिनट का कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगा। आप कहते हैं जी यहाँ सिर्फ 1 मिनट, x 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता, जबकि यहाँ पे उसने 3 मिनट या उसके बाद में आना है, तो 2 मिनट कहाँ जाएंगे? इसका मतलब है कि हमारी कुछ ना कुछ फ्लॉ है हमारे डिज़ाइन में। तो ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा जहाँ पे स्टक हो जाएगा, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेडलॉक आ गया है, आगे हमारा मॉडल सही डिज़ाइन नहीं है। तो हम बड़े आसानी के साथ इसको एनालाइज कर सकते हैं मॉडल को एग्जीक्यूट करके। इसी से मिलती जुलती चीज़ है कंक्रीट सिमुलेटर, वो भी देखने में सेम ही है, लेकिन ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज डाल के चेक कर रहा होता है। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। रैंडम का मतलब है रैंडम वैल्यूज डालेगा। आप देखें इसकी डिफरेंट वैल्यूज डाल रहा है, तो मैं इसको रोक लूँ और ये नेक्स्ट स्टेप में आता जा रहा हूँ। डिफरेंट वैल्यूज ये रैंडमली जनरेट करके इसके अंदर डालता जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू जो डालेगा ये उन कंस्ट्रेंट को सामने रख के वैल्यू डालेगा, जो कंस्ट्रेंट सामने डाले हैं उसके बाहर नहीं डालेगा, क्योंकि उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर टेस्टिंग करनी है इसने कि उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए कोई वायलेट तो नहीं हो रहा इनवेरिएंट, ठीक है, कोई हमारी गार्ड कंडीशन जो है वो की वजह से कहीं सिस्टम स्टक तो नहीं हो रहा, रुक तो नहीं रहा। गार्ड कंडीशन हर स्टेट पे सारे इनवेरिएंट, सारी गार्ड कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हम कहेंगे सिस्टम जो है ना वो फुली सेटिस्फाई कर रहा है सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स को जो हमने लगाए हुए हैं, इनवेरिएंट्स भी और गार्ड कंडीशन भी। सिर्फ यहाँ पे कंक्रीट वैल्यूज डाल रहा है ना, ये कंक्रीट, और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज एग्जैक्ट कंक्रीट वैल्यूज डाल रहा है, यहाँ पे कंक्रीट वैल्यूज नहीं डालता।
ये एक रेंजेस डाल रहा है, जैसे ये z की वैल्यू हो सकती है 2 से 4 के दरमियान में कोई हो सकती है। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपकी सिमुलेशन कर रहा होता है। इस वजह से वो ये कहता है कि जी ये बड़े सिस्टम्स में इसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, उसमें वो आसान है इसको, जबकि छोटे सिस्टम में जहाँ पे एग्जैक्टली कंक्रीट वैल्यूज आप डाल रहे हैं, वो फिर आप इसको जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज डाल रहे हैं कंक्रीट सिमुलेटर में और एग्जैक्ट ही उसके आंसर निकल रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ कहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, x की वैल्यू 4.4 है, y की वैल्यू 4.4 है। कहाँ पर है? जब ये इन पे था। यहाँ पे आ गया नियर है, और नियर पे आप देखें क्या वैल्यूज x की 0 हुई है ना, इनिशियलाइज हुआ x। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे ये नियर है, ये 1 पे आ गया, और ये अप पे है। ठीक है, अभी अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो ये z की वैल्यू 0.84, y की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ पे लोअर का सिग्नल जनरेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे अब क्या वैल्यू आ रही है, x1 हो गया, एग्जैक्टली 1 हो गया इस पॉइंट पे, और यहाँ ये 5 टाइम यूनिट तक रह सकता है 5 से ऊपर गया तो वायलेशन हो जाएगी। तो अभी हम कहाँ पे थे? अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू 1.9 हो गई, अभी 5 से कम है। अभी x की वैल्यू 4.4 है। अब ये x ग्रेटर देन 3 है, तो उसने 3 से जैसे ऊपर हुआ उसने वो वैल्यू ली है, पिक की है और ले आया आगे। ठीक हो गया, तो ये 4.4 है x की वैल्यू। तो y साथ साथ चल रहा है क्योंकि इकट्ठे इनिशियलाइज हुआ है, तो y की भी वही वैल्यू है। z थोड़ी बाद में इनिशियलाइज हुआ है, तो z की वैल्यू भी कम है। तो हम बड़े आसानी के साथ ये इसको हम अपना जो पूरा सिस्टम बनाया है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी चल रही है एक तरह की सिमुलेशन। लेकिन सिमुलेशन से अभी हम देखेंगे कि अगली चीज आ जाती है वेरीफायर। वेरीफायर में हम मैथमेटिकल CTL की लैंग्वेज दे के हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो फिर बैक एंड पे पूरी स्टेट्स से खुद ही वो रन करेगा, उन स्टेट्स को बताएगा आपको कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब हम आगे चलते हैं वेरीफायर के ऊपर। तो ये दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ ओपाल, व्हिच इज कॉल्ड ओपाल वेरीफायर। इसका क्या पर्पज है जी? Its purpose is to formally verify properties of timed automaton model using model checking technique. ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, यू स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज इन TCTL टाइम्ड कंप्यूटेशनल लॉजिक ट्री। लॉजिक में हम देते हैं द वेरीफायर एग्जॉस्टिवली एक्सप्लोर्स। वेरीफायर जो है ना, ये एग्जॉस्टिवली एक्सप्लोर करता है बैक एंड पे, आपको नहीं पता, पीछे पूरा सिस्टम चलाएगा इंजन उसका, और एग्जॉस्टिवली सारी कॉम्बिनेशंस को जो हम सिमुलेशन में भी देख रहे हैं, कुछ हमने मिस भी कर दी हैं, लेकिन उसको थॉरली चेक करके आपको बताएगा कि वो हर स्टेट के ऊपर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हर सिचुएशन पे। इट चेक्स इफ प्रॉपर्टी होल्ड फॉर ऑल रीचेबल स्टेट्स। आउटपुट क्या होती है इसकी, इफ प्रॉपर्टी होल्ड्स वेरीफायर कंफर्म्स दैट मॉडल सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो वेरीफायर आपको बताता है कि ये प्रॉपर्टी फेल हो गई है, और इट प्रोवाइड्स यू सम काउंटर एग्जांपल, जो कि आप ट्रेस फाइल से फिर जाके उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो हमें फिर डीबगिंग में हेल्प करती है कि हम कैसे मॉडल को फाइन ट्यून करें। तो यहाँ पे देखें, ये वेरीफायर की स्नैपशॉट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी डाली है यहाँ पे, ए नॉट डेडलॉक। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसका सिंटैक्स, लेकिन इसका मतलब ये है कि सारी स्टेट्स, जो भी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, सब पे जाके चेक करें कि कहीं कोई डेडलॉक तो नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई है आपको, टाइमिंग आगे पीछे कर देंगे तो डेडलॉक आ जाएगा, तो डेडलॉक तो नहीं है।
तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, उसे सारा चेक करके नीचे हमें सिंपल ये बता दिया कि प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, कि मैंने सारी स्टेट्स चेक कर ली हैं, ये सिस्टम कहीं डेडलॉक नहीं आ रहा, आपको कोई सिमुलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अब एक इट इज सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है जिसे हम CTL कहते हैं, कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक। तो हमने यहाँ पे लिखे थे पूरे का पूरा स्टेट्स को दी बैकएंड पे इंजन ने चेक करके आपको सिर्फ बता दिया जी ये कोई डेडलॉक नहीं। अब मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूँ कि किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो क्यों हम सिमुलेटर यूज करते हैं और क्यों हम वेरीफायर यूज करते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बाय इंटीग्रेटिंग बोथ सिमुलेटर एंड वेरिफिकेशन कैपेबिलिटी UPAL ऑफर्स कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों तरह की चीजें दे रहा है, सिमुलेटर भी दे रहा है और वेरीफायर भी दे रहा है, तो आपको एक तरह का ये कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन दे रहा है फॉर मॉडलिंग, एनालाइजिंग एंड वेरीफाइंग रियल टाइम सिस्टम्स। द सिमुलेटर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मॉडल्स बिहेवियर and identify potential issues, and verifier rigorously proves or disproves the properties, providing formal guarantees about models correctness। बड़ी precise sentence में आपको दोनों का जो है एडवांटेज या यूज आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफाइड थ्रू CTL, कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक, इसको हम UPAL क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, एंड विच इज सबसेट ऑफ CTL। इसकी अपनी है UPAL क्वेरी लैंग्वेज जो कि CTL की का सबसेट है। एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, उसको हम कहते हैं रीचेबिलिटी प्रॉपर्टी। रीचेबिलिटी प्रॉपर्टी, इट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन होल्ड्स इन सम स्टेट्स ऑफ द मॉडल्स पोटेंशियल बिहेवियर। मैं इसकी एग्जांपल आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझ आएगी क्या मतलब है इसका। दूसरी होती है सेफ्टी प्रॉपर्टी, जो कि हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई भी कंडीशन सारी स्टेट्स पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, इसको हम सेफ्टी प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर कुछ स्टेट पे कोई कंडीशन एप्लीकेबल है तो उसको हम रीचेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी है लाइवलीनेस प्रॉपर्टी। लाइवलीनेस प्रॉपर्टी ये है कि कंडीशन इज गारंटीड टू होल्ड इवेंचुअली एट सम मोमेंट, कि किसी एक पॉइंट पे कभी ना कभी वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, उसको हम लाइवलीनेस कहते हैं। फिर चौथी है डेडलॉक, कि डेडलॉक का मतलब है कहीं सिस्टम हमारा एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसी अनडिसाइडेबल स्टेट पे तो नहीं चला जाता जहां उसको पता ना चले कि मैं क्या करूं, तो ये बेसिकली डेडलॉक होता है। अब आ जाए एग्जांपल्स, रीचेबिलिटी के एग्जांपल। इसका सिंटैक्स ये है, E लेस देन इक्वल टू P। इसको हम जो रीड करते हैं वो इस तरह करते हैं, एग्जिस्ट एवेंचुअली P, एग्जिस्ट एवेंचुअली P। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि it means that there is an execution path in which P eventually in some state of the path holds, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट पे जो P प्रॉपर्टी है वो ट्रू होगी। किसी भी एक स्टेट पे अगर P प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पूरी स्टेट स्पेस है हमारे पास, कहीं भी ये ट्रू हो जाती है तो E इवेंचुअली P का रिजल्ट हमारा जो आएगा वो ट्रू आएगा, इट विल रिटर्न ट्रू। फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में किसी भी एक स्टेट पे वो प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती है जो हम देंगे, तो वो फिर E इवेंचुअली P जो है वो ट्रू हो जाएगा, कि E इवेंचुअली कहीं ना कहीं ट्रू हो जाएगा। आगे आ रही है लेविनेस। सेफ्टी प्रॉपर्टीज, it refers to all a specific condition that holds in all states in execution path, exists globally। ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है इसको हम पढ़ते हैं globally, exists globally P। It means that there is an execution path
in which P holds for all the states in the path, यानी कि पूरे का पूरा पाथ में हर स्टेट के लिए अगर कोई एक भी पाथ ऐसा है जिसमें कंप्लीट पूरे पाथ की जितने भी स्टेट उसमें आ रही हैं सब के लिए अगर वो प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तो E ग्लोबली P उस सिस्टम के लिए वो रिटर्न करेगा ट्रू। एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये है, एक पाथ इस तरफ आ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो काफी सारे पाथ हैं इसके। लेकिन अगर कोई एक भी पाथ ऐसा है कि नीचे रूट से लेके नीचे लीफ तक सारी हर स्टेट में कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो देन दिस E ग्लोबली P विल बी, इट इज गोइंग टू बी ट्रू। दूसरी है A ग्लोबली P, इसका मतलब है ऑलवेज ग्लोबली P फॉर ईच ऑल एग्जीक्यूशन पास P होल्ड फॉर ऑल स्टेट्स, यानी कि जितनी भी स्टेट है उस सिस्टम में हर एक के लिए अगर वो चीज ट्रू है तो फिर ये वाली A ग्लोबली P या ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद लाइवलीनेस, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक कंडीशन दैट इज गारंटी टू होल्ड इवेंचुअली एट सम मोमेंट देयर एग्जिस्ट टू पॉसिबिलिटीज। एक है A eventually P, always eventually P. For each or all execution path, P holds for at least one state in the path. यानी कि जितने भी पाथ हैं हर पाथ में कम से कम कोई एक स्टेट ऐसी होनी चाहिए जो कि जिस पे वो प्रॉपर्टी ट्रू हो हर स्टेट में। इसके लिए इसमें ए का टर्म यूज कर रहे हैं, उसमें हम ई यूज कर रहे थे, तो ये लाइवलीनेस की है। इसी तरह दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है Q implies P, या हम ये भी इसको इसका भी रीड कर सकते हैं Q always leads to P। implied होता है अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट आपको ट्रू रिटर्न होता है। तो Q always leads to P, any path that starts with state in which Q holds it reaches later a state in which P holds true, यानी कि अगर एक दफा Q आ गया तो उसके बाद P आएगा हर सूरत में। जितने भी पाथ आगे जा रहे हैं हर पाथ में P ट्रू आएगा। Q के बाद एक पाथ ये जा रहा है एंड पे P आ रहा है, Q के बाद इस तरफ भी P आ रहा है, Q के बाद इधर भी P आ रहा है, यानी एक दफा अगर Q आ गया तो फिर P आना जरूरी है। अगर ये चीज ये चेक करेगा सिस्टम, अगर ऐसे है तो ये दिस Q implied P will return ट्रू। अच्छा जी, अब हम इन कॉन्सेप्ट को अपनी केस स्टडी पे अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसमें ये देखें जो प्रोसेस ट्रेन है ना, ये है जो हमारा एक टेम्पलेट है, और डॉट इन जो है, इन इज द स्टेट, नेम ऑफ स्टेट। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ट्रेन में जो स्टेट इन है वो एंड प्रोसेस गेट का जो अप वाली स्टेट है, बोथ शुड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली नॉट, यानी बोथ शुड नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, यानी ट्रेन इन हो जाए वो गेट अप हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ए का मतलब है कि कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में ऐसे नहीं होना चाहिए कि ट्रेन इन हो और गेट अप हो। तो अब हम अब ये पूरा सिस्टम को स्टडी करेगा और आपको बताएगा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। और ये जब हम इसको रन करते हैं तो ये सेटिस्फाइड लिखे आ जाता है, नीचे लिखा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। मतलब क्या इसका? इनवेरिएंटली सेटिस्फाइड, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इट इज ऑलवेज ट्रू in all reachable states that train is not simultaneously in and gate is up. Essentially, it verifies a safety property that train cannot enter the crossing while gate is raised. अच्छा जी, इसका क्या मतलब है?
ट्रेन इन है और साथ ही साथ गेट डाउन है, सेटिस्फाई करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑलवेज ग्लोबली बेसिकली इसका होता है, दिस प्रॉपर्टी asserts that whenever train is in, the gate is always down. This reinforces the safety property by stating that gate must be lowered whenever the train is present. अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्यों ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब भी ट्रेन इन हो गेट डाउन हो, लेकिन साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जब गेट डाउन हो तो ट्रेन इन हो, यानी दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली हमारे सिस्टम में हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये डाउन आ रहा है, इस डाउन में आप देखें गेट डाउन है लेकिन अभी ट्रेन इन नहीं हुई, नियर है, ठीक है, लेकिन यहां पे ट्रेन इन हो रही है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, जब इनको एनालाइज करते हैं तो नजर आता है कि जब भी ट्रेन इन है तो गेट डाउन ही है। इस तरफ से लेफ्ट टू राइट तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये कंडीशन हमें कह रही है कि डाउन जब हो तब भी ट्रेन इन होनी चाहिए। तो इन है तो डाउन जरूर है, लेकिन डाउन है तो इन जरूरी नहीं है। ट्रेन अभी ये डाउन पहले हो गया, ऐसे ही होना चाहिए, पहले डाउन हो गया, ट्रेन अभी नियर पे है, लेकिन डाउन रहेगा ये जब तक ट्रेन इन हो जाती है। और ट्रेन फार पे चली गई, अभी भी डाउन है ये, उसके बाद जाके अप होना शुरू होगा, फिर आप गोइंग अप शुरू होगा इसका। तो ये इसका मतलब है कि ये हमें कोई इतनी हमारे सिस्टम के लिहाज से कोई इतनी हमारे लिए फायदेमंद किस्म की वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जस्ट डिस्कशन मैंने ये डाली है। लेकिन ऊपर वाली हमारे लिए फायदेमंद है कि अप ये कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि गेट अप और ट्रेन इन हो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। ये इन और डाउन जरूरी नहीं है कि एक ही अगर इकट्ठे डाउन कराएंगे तब ये जाकर सेटिस्फाई होगी। वो हमारा सिस्टम हमने इस तरह का बनाया हुआ कि डाउन पहले होता है, ट्रेन बाद में इन होती है। आगे देखें ये क्या कर रहा है, यानी ट्रेन इन eventually E exists. Possibly this property checks whether there does not exist a reachable state, even if not in all paths, where train is in and gate is down. यानी हम बेसिकली जब वो पीछे नॉट सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि ट्रेन इन हो रही है और गेट डाउन नहीं है। गेट डाउन है और ट्रेन इन है, ये कोई ऐसी भी सिचुएशन है कि जिसमें ये चीज ट्रू नहीं है, तो वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन है। तो ये हमारे वो पिछली वाली प्रॉपर्टी है जो नॉट सेटिस्फाइड आ रहा है, उसको थोड़ा ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये हो रहा है। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ट्रेन इन है, इट विल लीड टू गेट डाउन, यानी कि इन होने पे गेट डाउन होना जरूरी है, यानी इन ट्रू है तो गेट डाउन ट्रू होना जरूरी है। अगर ये हम देखना चाहते हैं तो ये इट इज सेटिस्फाइड, दिस प्रॉपर्टी एक्सप्रेसेस क्रूशियल ए कैजुअल रिलेशनशिप, व्हेनेवर ट्रेन इज इन इट इनएविटेबली लीड्स टू स्टेट where gate is down. This ensures that gate is lowering action is triggered by train's presence. ये क्या हो रहा है जी? Exist globally. ट्रेन इन है और गेट अप है, ऐसे नहीं होगा कभी भी, कोई भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी 1 जैसे मैंने पहले बताया था, वहां पे ए लगा हुआ था, यहाँ पे ई लगा हुआ है। ए सारी स्टेट्स चेक करता है, अप है ना, अप है ना, अप नहीं होना चाहिए ना, इन और अप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ए नॉट डेडलॉक,
इसका मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जब हमारा कोई डेडलॉक आ जाए, अनडिसाइडेबल स्टेट आ जाए, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है. Always globally deadlock free. This property verifies that system is always free from deadlocks. This is crucial for ensuring that system continues to operate. क्योंकि सिस्टम लूप में चल रहे होते हैं, जो बैडेड सिस्टम होते हैं हमारे लूप में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो डेडलॉक चेक करना जरूरी होता है. अच्छा जी, जावा में अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो आप सिंपली मैंने गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आपने जावा में इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या, क्योंकि अभी तो ये मॉडल बनाया ना, अभी इंप्लीमेंट तो किसी एग्जीक्यूशन लैंग्वेज में नहीं किया, करना है तो दे वुड बी अ गाइडलाइन. अगर आपने वेरीलॉग में करना है, सिस्टम वेरीलॉग में करना है, उसके लिए भी आप गाइडलाइन बनाई जा सकती है. लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है, तो उसके लिए आप मोटी बात यह है कि आप फॉर एग्जांपल पहले तो सिस्टम को समझेंगे, बिहेवियर उसका समझेंगे, फिर आप स्टेट्स डिफाइन करेंगे. आमतौर से स्टेट्स को इनम के जरिए डिफाइन किया जाता है, जैसे फार, नियर, ये इनूमरेशन एक बनाई है हमने. फिर हम हर ऑटोमेटा का एक क्लास बना सकते हैं, ट्रेन की क्लास बना सकते हैं, गेट की क्लास बना सकते हैं, कंट्रोलर की क्लास बना सकते हैं. तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस अगर आपने वो करनी है तो ठीक है. फिर आपने ट्रांजिशंस को ट्रांसलेट करना है, गार्ड कंडीशन को ट्रांसलेट करना है, एक्शंस को देखना है. सिंक्रोनाइजेशन में जावा में वेट, नोटिफाई, सेमाफोर, लॉक, इस तरह के कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, सिंटैक्स अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करने के लिए. फिर टाइमर अगर आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए टाइमर की क्लास होती है जावा में, शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटिव सर्विस क्लास होती है, इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं. अगर मैनुअल ट्रैकिंग करनी है तो फिर जावा की क्लास होती है सिस्टम करंट टाइम मिली, उसको आप यूज कर सकते हैं. क्लॉक वेरिएबल्स को आपने इंप्लीमेंट करना होगा, इनवेरिएंट्स के पे चेक लगाने होंगे आपने, एरर हैंडलिंग करनी होगी. तो ये सारे इस तरह के काम होते हैं, ठीक है जी. टिकिंग का मैकेनिज्म डालना होगा आपने. तो ये एक सिंपल सा एक मैंने आपको इस गाइडलाइन की बेस पे एक छोटा सा कोड आपको दिया है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल लूप में चलता है सारा हमारा सिस्टम, तो वाइल लूप चल रहा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट्स और क्लॉक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे. फिर हमारा सिमुलेशन का लूप चल रहा है, उसके अंदर हमने ये फॉर एग्जाम्पल हम चेक करें कि ये स्टेट ट्रेन अगर फार स्टेट में है कि नहीं है, तो हम लिख रहे हैं ट्रेन स्टेट डॉट फार. करंट ट्रेन की स्टेट कहाँ पर है, फार पे है कि नहीं है. कुछ और कंडीशन भी डाल सकते हैं इसके अंदर. फार पे है तो उसको आपने नियर पे इनिशियलाइज कर दिया, और ट्रेन के क्लॉक को इनिशियलाइज कर दिया, आपने रीसेट कर दिया क्लॉक. हमने कहा था कि क्लॉक इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर हम आगे चेक करें कि अगर ये फार पे नहीं है तो नियर पे होगा. नियर पे है और ट्रेन का क्लॉक 3 है, जो हमने कंडीशन डाली थी ना, क्लॉक की कंडीशन 3 है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेन इन पे ले जाएंगे ट्रेन की स्टेट को. इसका इनवेरिएंट्स अगर चेक करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ट्रेन स्टेट और नियर एंड ट्रेन क्लॉक इज 5. तो फिर आप क्या करेंगे, ये अब ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए था, नियर में लेस देन 5 रखा हुआ हमने, नियर स्टेट में हमने लेस देन 5 रखा हुआ है. अगर ग्रेटर देन 5 आ जाता है तो ये थ्रो करेगा इलीगल स्टेट एक्सेप्शन. तो इस तरीके से आप जावा में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं. यू कैन आल्सो डू इट्स इंप्लीमेंटेशन इन that in maybe Verilog, system Verilog, इस सारी चीजों में भी कर सकते हैं. So this is the summary कि आपने क्या किया कि टाइम ऑटोमेटा हमने देखा है कि मॉडल चेकिंग के लिए मॉडल चेकिंग में यूज होता है. Then it is commonly used to verify the system. We generate time automata system through model to text transformation. हम ये कर सकते हैं कि हम जो सिस्टम है उसको मॉडल टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से हम जो सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज भी जनरेट कर सकते हैं. और इस एरिया में भी कुछ काम किया हुआ हम लोग. और इसी तरह वेरियस प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिकेशन को हम कोपाल में चेक कर सकते हैं. ये आपका होमवर्क है, इम्प्लीमेंट कोपाल सिस्टम इन जावा एज पर गिवन गाइडलाइन में दी, उसको देख लीजिएगा. इसको आप देखें इम्प्लीमेंट करके जावा में.
हाँ जी, अलवीना, अनमोल है, अनमोल आज, बिस्मा, फैजान, फरहान, फातिमा, फुरकान, हाँ जी फुरकान, हमजा अली, हसन, सईद, मानूर, मरवरीद, हमजा खान, हाँ जी खान साहब आप भी हैं, कासिम गायब है, उसामा, रिदा, साइमा, सालिया, सैयद हमजा भी हैं आज, आ गए आप, कहाँ से घूमते फिरते आए हैं, तो आराम से पहुंचे हम। ओके जी, सो दिस